जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज तीसरा पेपर हमने डिस्कस करना है जी। ये पेपर है जी मार्च 21 का, 4 मार्च 2021 को ये सान्या पेश आया था। गालिबन इसको स्प्रिंग 2021 बोलते हैं। ये पेपर एक हमारा रह गया था डिस्कस करने वाला, तो आज इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है जी आंसर ऑल 7 क्वेश्चंस। तो इसका मतलब ये है कि इस पेपर के अंदर हमारे पास 7 सवाल हैं। बात आपके साथ पहले भी पेपर्स में हो गई थी कि दुआ आपने करनी है कि ज़्यादा सवाल हैं आसान होते हैं, जिसमें जितने कम सवाल होंगे ना वो थोड़ा सा उतना ही मुश्किल पेपर होता है। खैर एनीवेज, ये पेपर कैफ 8 के तौर पे टेस्ट हुआ था जी। और शुरू करते हैं इसको। पहला सवाल जी 7, 11, 13 नंबर का सवाल है जी। पहला, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, compute the cost of finished goods, cost of closing work in process and cost of production gain loss. Prepare journal entries to record production gain loss of process A for the month. Okay. प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल है जी। आइए सवाल पढ़ते हैं। मेहनत लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट KLM विच गोज थ्रू 2 प्रोसेसेस, प्रोसेस A एंड प्रोसेस B। एक प्रोडक्ट बना रही है जी ये कंपनी KLM, जो कि 2 प्रोसेसेस से गुजरती है, प्रोसेस A एंड प्रोसेस B। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू प्रोसेस ए फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2021। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फरवरी 2021 से रिलेट कर रही है। याद रखिएगा 2 प्रोसेसेस हैं लेकिन मंथ जो है वो फरवरी का है, ठीक है, और हमसे वो प्रोसेस ए की बात कर रहा है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है जी 80% कंप्लीट है जी। ये 20% काम अब इस पीरियड में होना है। 2000 kg आ रहे हैं जी, 5 मिलियन इसकी कॉस्ट है। मटीरियल्स एडेड ड्यूरिंग द मंथ 18,000 kg ऐड किया, 36 मिलियन इसकी कॉस्ट है। कन्वेयन कॉस्ट कभी भी क्वांटिटी में एडिशन नहीं करती, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 12 मिलियन है। ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी, जो प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र हुआ वो 16,000 kg है, कॉस्ट हमने निकालनी है। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 60% कंप्लीट है जी, 3,000 kg, इसकी भी कॉस्ट हमने निकालनी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस ए के मुतालिक वो कह रहा है वो क्या है जी, वो कहता है जी कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कंसिस्टेड ऑफ ₹3.6 मिलियन एज टू मटीरियल एंड ₹1.4 मिलियन एज टू कन्वेयन कॉस्ट। वो कह रहा है कि ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का 5 मिलियन आ रहा है, इसमें से 3.6 मिलियन यानी कि 36 लाख रुपया मटीरियल का लगा और 14 लाख रुपया कन्वेयन कॉस्ट का लगा। तो अगर आप इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये वो कॉस्ट है 50 लाख की जो पिछले पीरियड में इस प्रोसेस में लग चुकी हुई है। ठीक होगी बात। मटीरियल्स आर एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड कन्वेयन कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस। वो ये कहता है जी कि मटीरियल जो है वो प्रोसेस के शुरू में ऐड कर दिया जाता है, लेकिन कन्वेयन कॉस्ट जो है वो पूरे प्रोसेस में थ्रू आउट लगती हैं। ठीक है जी, इसको भी देख लेते हैं। प्रोसेस लॉस इज डिटरमिन्ड ऑन इंस्पेक्शन विच इज कैरिड आउट एट 75% ऑफ कंप्लीशन। वो कहते हैं कि जब प्रोसेस 75% कंप्लीट हो जाता है तब इंस्पेक्शन की जाती है और तब चेक किया जाता है कि कितना लॉस हो गया। यानी जब तक आप 75% प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक आप प्रोसेस लॉस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। प्रोसेस लॉस इज एस्टिमेटेड एट 12% ऑफ द इनपुट विच इज सोल्ड एज स्क्रैप एट ₹400 पर kg। प्रोसेस लॉस जो है वो 12% ऑफ इनपुट है और जितना भी लॉस निकलता है वो 400 पर kg के हिसाब से सेल हो जाता है। इन्वेंट्रीज वैल्यूड यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो कहता है कि इन्वेंट्री को हम वेटेड एवरेज वैल्यू पे मेजर करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, उसने सवाल में बताया कि आपके पास 2 प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस ए है और एक प्रोसेस बी है। ठीक होगी बात। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम करते क्या हैं, देखिए एक मंथ होगा जनवरी का, इसमें हो सकता है कि ओपनिंग या ब्रॉड डाउन हमारे पास कुछ ना हो। प्रोसेस के दौरान कुछ ना कुछ हो सकता है कि एडिशन हुई हो। सर ये थोड़ा जूम करके आपने करना है, ओके। प्रोसेस के दौरान कुछ एडिशन हुई हो, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ कैरी डाउन हुआ हो, और हो सकता है कुछ प्रोसेस बी में भी माल ट्रांसफ़र हो गया हो। और यहाँ पे अगर मैं आऊँ जनवरी में तो हो सकता है कि इसका ब्रॉड डाउन कुछ ना हो, प्रोसेस ए से मेरे पास कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई हों, फिर हो सकता है कुछ चीज़ें आगे प्रोसेस सी होगा या फिनिश गुड्स होगा उसमें ट्रांसफ़र हो गई हों, और मेरे पास कुछ ना कुछ कैरी डाउन बचेगा। ठीक होगी बात। वापस प्रोसेस ए पे आइए। उसके बाद ये जनवरी का महीना था, अब शुरू हो गया फरवरी का महीना। अब ये जो कैरी डाउन है ये यहाँ पर ब्रॉड डाउन होगा भाई।
इसी तरीके से अगर मैं प्रोसेस बी का फरवरी का अकाउंट बनाऊं तो ये जो ब्रॉड कैरेट डाउन है ये यहां पर ब्रॉड डाउन होगा। तो याद रखिएगा कि ये जो सवाल के अंदर ये बात करता है ना, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, इसका क्या मतलब होता है भाई? इसका मतलब ये होता है कि एक ही प्रोसेस के अंदर पीरियड चेंज हो रहा है। स्टूडेंट ये समझता है कि ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, ये बस पिछले पीरियड का क्लोजिंग है, सॉरी पिछले प्रोसेस का क्लोजिंग है, वो इसको पिछले प्रोसेस का क्लोजिंग मान लेता है। वो ये कहता है कि ये पिछले प्रोसेस का क्लोजिंग था, अब ये अगले प्रोसेस का ओपनिंग बनने जा रहा है। हालांकि ये बात गलत है। प्रोसेस वही है, उसी प्रोसेस में जनवरी 31 को कुछ चीजें अधूरी रह गई थी और अब इस महीने के शुरू में वो अधूरी है, उनको पूरा करना। तो ये प्रोसेस सेम ही होता है, प्रोसेस चेंज नहीं होता, पीरियड चेंज होता है। तो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद जी वो कहता है कि मटेरियल प्रोसेस के स्टार्ट में ऐड होते हैं। इसकी क्या इंप्लीकेशन है भाई? इंप्लीकेशन इसकी ये है जी, लेट्स अज्यूम कि ये एक प्रोसेस है, यहां पे प्रोसेस 0% है और यहां पे प्रोसेस 100% है। उसने सवाल में बताया हुआ है कि जब प्रोसेस 75% कंप्लीट होता है तब हमें पता लगता है कि कितना नुकसान हमें हो गया। ठीक है जी, ओके। अब सवाल मेरा आपसे यह है कि उसने यहां पे हमसे यह कह दिया कि मटेरियल जो है वो ऐड किया जाता है, मटेरियल इज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। मटेरियल अगर प्रोसेस के स्टार्ट में ही डाल दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि 75% तक 100% मटेरियल ऐड है। ये मैं इसकी मिसाल ऐसे लेता हूं, अब मुझे तो नहीं आता लेकिन आप में से काफी लोगों को शायद आता होगा। सर आपको आती है बिरयानी बनानी? नहीं आती? कढ़ाई बनानी आती? चिकन कढ़ाई आती है? हाँ भाई को आती है। सर चिकन कढ़ाई जब आती है, वैसे मुझे नहीं आती लेकिन चलें ज्यूम कर लेते हैं, चिकन कढ़ाई जब स्टार्ट होती है ना तो सारा कुछ शुरू में डाल दिया जाता है, उसके अंदर चिकन भी डाल दिया जाता है और बाकी जो लवाजमात होते हैं वो भी सारे शुरू में डाल दिए जाते हैं और उसके बाद उसको बनाना शुरू किया जाता है। मैं मिसाल ले लेता हूँ, लेट्स अज्यूम 2 घंटे का प्रोसेस है, 2 घंटे में वो चिकन कढ़ाई बन जाती है। लेकिन जब वो कढ़ाई 75%, 1.5 घंटे बाद पता लगता है कि भाईजान कढ़ाई तो जल गई। अब मुझे बताइए कि जब आपको 75% पे जाकर ये पता लगा कि कढ़ाई जो है वो जल गई है, तो अब सवाल मेरा आपसे ये है कि मटेरियल तो आप सारे का सारा ऐड कर चुके हैं, मटेरियल कितना ज़ाया हुआ? मटेरियल क्या 75% ज़ाया हुआ या 100 का 100% ज़ाया हो गया? ज़ाहिर बात है सारे का सारा ज़ाया हो गया, क्योंकि सारे का सारा मटेरियल तो शुरू में ऐड कर दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, जिस प्रोसेस के अंदर भी तमाम का तमाम मटेरियल शुरू में ऐड कर दिया जाए, इसका मतलब यह है कि मटेरियल तो 100% ऐड हो चुका है। अब चाहे लॉस यहां पे पता लगे, चाहे यहां पे पता लगे, चाहे एंड पे पता लगे, चाहे यहां पे पता लगे, जहां पे भी लॉस पता लगेगा मटेरियल तो ज़ाया ही है। तो इसीलिए जब उसने ये लाइन लिख दी कि मटेरियल इज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो इसका मतलब ये है कि अब जो यहाँ पर नुकसान होगा वो पूरे मटेरियल का होगा। ठीक होगी बात? लेकिन मेहनत कितनी ज़ाया होगी? मेहनत तो 75% ही ज़ाया होगी ना, मेहनत तो पूरी ज़ाया नहीं हो सकती, वो तो 75% ही ज़ाया होगी। तो सर मेहनत 75% ज़ाया हो गई और मटेरियल 100% ज़ाया हो गया। इस लाइन का मतलब यहां पर यह है। ठीक है जी, बाकी चीज़ें नॉर्मल है, बाकी कोई इसमें ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अब वो कहता है कि भाईजान स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बना दें जी। तो ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बना देते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स मुझे अंदाज़ा है कि थोड़ा बहुत तो आइडिया, बल्कि क्या काफ़ी सारा आइडिया आपको होगा ही। सवाल हम रिवीजन में भी कर चुके हैं और वैसे भी आपने दौरान सेशन जो है वो पढ़ लिया होगा। इक्विवेलेंट यूनिट्स करना क्या होता है जी? इक्विवेलेंट यूनिट्स में बजाय इसके कि हम अधूरे यूनिट्स की कॉस्ट निकालें, हम ये अज्यूम करते हैं कि अधूरे यूनिट्स कितने मुकम्मल यूनिट्स के बराबर हो सकते हैं। ठीक होगी बात? इसकी मिसाल मैं कुछ ऐसे लूंगा, लेट्स अज्यूम कि आपका पेपर है आई कैप का, 7 सवाल है उसके अंदर, चलें ये कह देते हैं 7 सवाल है। आपने एक भी सवाल पूरा नहीं किया। आपने क्या किया जी? अगर 7 सवाल थे, 7 क्वेश्चंस, तो आप सारे सवाल आधे आधे करके आ गए, सारे सवाल आधे आधे करके आ गए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप 7 सवाल आधे आधे कर आ गए हैं, तो ये बताइए कि अगर मैं इसको बराबर करना चाहूं, कितने पूरे सवालों के बराबर आप कर रहे हैं? अगर 7 सवाल आधे आधे कर लें, या मैं दूसरे अल्फाज में कहूं कि 3.5 क्वेश्चंस मुकम्मल कर लें,
तो क्या ये बात आपको समझ आती है? या इसको यूं लिख लें, 7 सवाल अगर आप 50% कर लें तो ये 3.5 मुकम्मल सवालों के बराबर है। अब अगर आप 7 सवाल आधे आधे करा के घर आके बताएंगे ना अबू अम्मी को कि जी मैं 7 सवाल करके आया हूँ लेकिन सारे आधे आधे करके आया हूँ, वो कहेंगे खुदा के बंदे 3.5 सवाल पूरे ही कर लेते, तो बात तो वहीं बराबर हो गई ना, बिल्कुल बात वहीं पर बराबर हो गई। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स का मतलब ये होता है कि हम इनको मुकम्मल यूनिट्स के साथ बराबर करके देखते हैं कि भाई ये जो अधूरा काम है ये कितने मुकम्मल यूनिट्स के बराबर है। ये जो 2000 केजी 80% कंप्लीट है ये कितने मुकम्मल यूनिट्स के बराबर है। तो उस तरीके से हम क्या करते हैं कि इनको हम बराबर कर देते हैं मुकम्मल के बराबर, और फिर हम यहां से कॉस्ट मुकम्मल वाले की निकाल के इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा मसला हल हो जाता है। चले जी, सबसे पहले हम यहाँ पे क्वांटिटी शेड्यूल बनाने की जरूरत करते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालते हैं, और फिर हम क्या करते हैं जी, फिर हम कॉस्ट निकालते हैं। मैं यहाँ पे एक रफ सी वर्किंग करूँगा क्योंकि कुछ आपको पता है फॉर्मेट्स का फ़र्क रहता है, तो उसमें मैं आपको इस वक्त नहीं उलझाऊँगा। मैं सिर्फ आपके सामने एक रफ टाइप की वर्किंग कर लूँगा, तो बाकी आप अपने फॉर्मेट्स पे उसको कर लीजिएगा, ठीक है। अगर क्वांटिटी शेड्यूल की बात की जाए तो कुछ इनपुट्स होंगे और कुछ आउटपुट्स होंगे। इनपुट्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास सवाल के अंदर उसने ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस बताया हुआ है 2000 केजी, और मटेरियल जो प्रोसेस में ऐड हुआ वो है 18000 केजी। तो क्वांटिटी शेड्यूल जी सिर्फ क्वांटिटीज पे बनता है। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 2000 केजी और मटेरियल जो प्रोसेस के दौरान ऐड हुआ वो है 18000। फिर वो सवाल में हमें कहते हैं ट्रांसफर टू प्रोसेस भी 16000, फिर उसने क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस भी बताया हमें, कितना जी, 3000 केजी। फिर उसने सवाल में ये भी कहा कि भाईजान प्रोसेस लॉस इज एस्टिमेटेड एट 12% ऑफ इनपुट, नॉर्मल लॉस 12% ऑफ इनपुट। ओके, अब सवाल मेरा आपसे ये है कि इनपुट यहां पे हमने किस को कंसिडर करना है। सवाल में जो इनपुट 18000 और एक 2000 है, लेकिन सोचने का अंदाज बदल जाएगा अगर उसने आपको ये वाली लाइन लिखी होगी। जब उसने कह दिया ना कि लॉस जो है एक खास स्टेज पे जाकर डिटरमिन होता है, तो फिर आपके लिए इनपुट सिर्फ ये नहीं है, आपको फिर यहां पे देखना पड़ेगा। नॉर्मली अगर ये लाइन यहां पे ना लिखी होती फिर तो मेरे लिए जिंदगी आसान थी, मैंने 18,000 प्लस 2000 करना था और 20,000 पे 12% लगा देना था। लेकिन अब चीजें ऐसे नहीं होंगी। अब जब वो आपको वो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन दे देता है ना, ये आपको मैं बता रहा हूं, जब स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन आ जाएगी तब लॉस निकालने के अंदाज बदल जाएंगे। तो अब चूंकि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन आ गई है तो अब लॉस हमें कैसे निकालना है जी, लॉस अब हमको थोड़ा सा देख के निकालना पड़ेगा। वो कहता है कि अगर आप 75% कंप्लीशन पे पहुंचते हैं ना तब आपको पता लगता है कि लॉस कितना हुआ है। ओके, अब मेरे पास एक इनपुट है ये 2000, एक है जी 18000, फिर है जी ट्रांसफर टू प्रोसेस भी 16000 और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस है जी मेरे पास 3000। मुझे ये बताइए कि 18000 एक मेरे पास ये हो गया और एक मेरे पास हो गया 2000, टोटल 20000 हो गया। 20000 पे मैं लॉस कैलकुलेट करना जा रहा हूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 20000 के अंदर एक एलिमेंट है इस 2000 का, ठीक होगी बात। ये 2000 जब इस पीरियड के शुरू में मेरे पास पड़ा हुआ था ये 80% कंप्लीट था। इसका मतलब ये है कि ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते 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 70 तक पहुंचा होगा, फिर 71, फिर 72, फिर 73, फिर 74 और 75% कंप्लीट हुआ होगा। इस पे लॉस निकला होगा और लॉस निकलने के बाद फिर ये 76, 77, 78, 79, 80 तक जब पहुंचा होगा तो पिछला पीरियड खत्म हो गया होगा और अगला पीरियड फिर शुरू हो चुका होगा। तो सर अगर ये पिछले पीरियड में 75% तक पहुंच चुका है और वहां से गुजर चुका है तो इसका मतलब यह है कि इस पे जो लॉस बनता है वो लॉस भी पिछले पीरियड में कैलकुलेट होकर खत्म हो चुका हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो ये टोटल 18 जमा 2 20,000 यूनिट्स हैं, इस 20,000 में से इस 2000 को तो हमने शामिल नहीं करना क्योंकि इसकी जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो 75% क्रॉस कर चुकी है, और अगर क्रॉस कर चुकी है तो इसका मतलब है पिछले पीरियड में इस पे लॉस कैलकुलेट हो चुका है। ठीक होगी बात।
उसके बाद बारी आती है जिस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की, 20 में से 2 तो गए, 3000 की। सर ये तो अभी 60 तक पहुंचा है, ये तो अभी इस प्रोसेस में 75 तक पहुंचा ही नहीं है। तो अगर ये 75 तक पहुंचा ही नहीं है तो अभी तो इस पर लॉस भी नहीं निकलेगा। तो हम इंतजार करेंगे कि ये 75 तक कहाँ पहुंचता है। ऑब्वियसली ये अगले पीरियड में पहुंचेगा, जब हम प्रोसेस ए का अगला पीरियड मार्च का बनाएंगे वहां पे पहुंचेगा, तो वहां पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में अब नॉर्मल लॉस जो हमारे पास टोटल इनपुट 20,000 था, उसमें से ओपनिंग भी निकल गया, सॉरी मैंने क्लोजिंग पहले निकाल दी है, कोई बात नहीं, और ओपनिंग भी निकल गया, और इसका 12%। ठीक है जी। तो कैलकुलेट कीजिए जी, 15,000 का 12% कितना बनता है जी? तो 15,000 का 12% बनता है 1800 यूनिट्स। तो 1800 यूनिट्स का हमारे पास क्या है जी? नॉर्मल लॉस है। ठीक है जी, बैलेंस करें इसको, 20,000 और 20,000। मेरे ख्याल में यहां पे इस वक्त 20,800 है, तो बैलेंसिंग के लिए मुझे यहां पर एबनॉर्मल गेन निकालना पड़ेगा नेगेटिव से। मैं वैसे एबनॉर्मल गेन यहाँ पे नहीं लिखवाता, मैं इसको यहाँ पे 800 ऐड कराता हूँ। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ है वो इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी लिख देंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इट्स ऑल अबाउट फॉर्मेट्स। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट स्टेप पे अब हम क्या करेंगे जी? नेक्स्ट स्टेप पे हम बनाएंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो अगर इक्विवेलेंट यूनिट्स की बात आएगी तो एक क्लास हमने पीछे ली थी जी FIFO से, अब हम ये करने लगे हैं वेटेड एवरेज से। अगेन मैं फॉर्मेट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा, उसमें आप चीज़ें कर ही लेंगे। मैं सिर्फ आपके सामने जो है इस वक्त इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। मटीरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट, वेटेड एवरेज है जी। वेटेड एवरेज क्या होती है? वेटेड एवरेज ये होती है कि जो ऑलरेडी आपके पास पड़ा होता है, उस ऑलरेडी पड़े हुए के अंदर आपने पिछले पीरियड से आने वाली कॉस्ट को क्या करना होता है जी? ऐड करना होता है। तो ये जो मेरे पास एग्जिस्टिंग मंथ्स की कॉस्ट है, इसके अंदर मैंने जो पिछले पीरियड की कॉस्ट आ रही है वो ऐड कर देनी है, क्वांटिटी को भी ऐड कर देना है और वेटेड एवरेज ले लेना है। ऐसे ही होता है वेटेड एवरेज में कि जो हमारे पास पहले से मौजूद होता है उसमें नए आने वाले की कॉस्ट भी ऐड हो जाती है और नए आने वाले की क्वांटिटी भी ऐड हो जाती है। ओके होगी बात? बिल्कुल जी, ओके होगी बात। चले जी, इक्विवेलेंट यूनिट्स अगर हम निकालें तो इक्विवेलेंट यूनिट्स अगर हम निकालते हैं तो आपको पता है जी, वेटेड एवरेज में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं लिखते हम, गुड्स ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। कितने हैं जी? ये यूनिट्स हैं हमारे पास 16,000। ओके, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की बात करते हैं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने हैं जी? ये है हमारे पास 3,000। अगेन मैं फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा, वो आप जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन वगैरह लिखते हैं वो आप यहाँ पे लिख दें। नॉर्मल लॉस फिलहाल लिख रहा हूँ यहाँ पे, देख लेते हैं, और एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल लॉस कितना है जी? 1800, और ये है जी 800। ओके जी, अब यहां पे वो हमें कहता है कि जी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तो हमने कंसिडर नहीं करना क्योंकि वेटेड एवरेज है। सिंपल कॉस्ट को कॉस्ट में ऐड कर देंगे, क्वांटिटी को क्वांटिटी में ऐड करेंगे और वेटेड एवरेज ले लेंगे। FIFO होता तो यहाँ पे फिर थोड़े से अंदाज बदल जाने थे। लेकिन जी सबसे पहले जो गुड्स ट्रांसफर हुई है अगले प्रोसेस में, ये तो मटीरियल के हिसाब से भी 100% कंप्लीट है और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से भी 100% कंप्लीट है। तो ये तो 16,000 यूनिट्स के ही बराबर है। लेकिन जब बात आती है ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की, जो कि 3,000 यूनिट्स हैं, ये है जी 60% कंप्लीट। अब क्या मटेरियल भी 60% डला हुआ है, मेहनत भी 60% हुई है? नहीं जी। जब उसने बोल दिया कि मटेरियल आर एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, इसका मतलब है कि मटेरियल तो इनमें मुकम्मल लग चुका हुआ है। तो मटेरियल सर, मटेरियल के हिसाब से ये 3,000 यूनिट्स 3,000 की बराबर है। लेकिन जब बात आती है कन्वर्जन कॉस्ट की, तो कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से चूंकि ये 60% मुकम्मल है, 40% अधूरे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 3,000 इंटू 60% यानी कि 1800। ये 3,000 अधूरे यूनिट्स 1800 मुकम्मल यूनिट्स के बराबर हैं। ठीक है जी, ओके। नॉर्मल लॉस को हम कंसिडर नहीं करते, नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को हम यहां पे कंसिडर नहीं करते। वैसे जो आपने इसकी बिल्कुल बेसिक पढ़ी होगी
उसमें तो आपने ये देखा होगा कि नॉर्मल लॉस को हम एंड से माइनस कर देते हैं, यानी कि इसके ऊपर हम कॉस्ट पर यूनिट जो है वो एलोकेट नहीं करते। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स के ऊपर हम कॉस्ट एलोकेट नहीं कर रहे होते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूंकि यहां पे हम टोटल यूनिट्स नहीं ले रहे, हम सब के अलग अलग यूनिट्स ले रहे हैं, इसलिए इसको माइनस नहीं करते, ऑलरेडी माइनस होता ही है। अगर मैं यहां पे टोटल यूनिट्स ले रहा हूं ना 20,000, तो फिर 20,000 में से मैं माइनस कर दूंगा, लेकिन चूंकि मैं ले ही अलग अलग रहा हूं तो फिर इसको कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, तो इसकी मिसाल मैं कुछ ऐसे दे सकता हूं कि 10, 5, 3, 2, 20। किसी ने कहा इस 2 को शामिल नहीं करना। अब अगर आप टोटल से शुरू करेंगे ना तो आप इसको माइनस करके 18 ले लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल उठा लेंगे तो फिर इसको कंसिडर ही नहीं करना। तो डिपेंड करता है आप किस फॉर्मूला से जा रहे हैं। अगर तो आप टोटल से जा रहे हैं तो इसको माइनस कर दें, लेकिन अगर आप कंसिडर ही अलग-अलग कर रहे हैं तो फिर इसको कंसिडर ही नहीं करना। तो हम चूंकि ये बात कर रहे हैं अलग-अलग कंसिडर कर रहे हैं तो इसको कंसिडर ही नहीं करना। ओके ओके जी। उसके बाद अब नॉर्मल गेन, याद रखिएगा अब नॉर्मल गेन की जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती है ना, वो उसकी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 75% ही होती है। ओके 75% ही होती है। अब मुझे ये बताइए कि हमें 800 केजी है, क्या है यूनिट्स हैं, 800 केजी है, 800 केजी का लॉस हुआ। मुझे बताइए कि मटेरियल तो शुरू में ऐड हो चुका है, बिल्कुल ऐड हो चुका हुआ है, तो मटेरियल का तो मुकम्मल नुकसान है ना, गेन है, सॉरी मटेरियल का तो मुकम्मल गेन है, तो सर मुकम्मल गेन है 100%, लेकिन 75% कन्वर्जन कॉस्ट, तो 75% कन्वर्जन कॉस्ट का गेन है। अच्छा ये वैसे एक बात बताऊं, नॉर्मल लॉस ये ऐसा हम क्यों करते हैं, मतलब क्या हुआ होगा इसका, इसका मतलब ये हुआ होगा 16,000 जमा 3,000 19,000। ओके 19,000 चीजें, 19,000 केजी मौजूद है। ओके हमने सोचा था कि 20,000 माइनस 1,800 कितना बनेगा जी, 18,200। हमने सोचा था 18,200 केजी निकलेगा, वो 19 निकला है। देखिए हमने क्या सोचा होगा, हमने सोचा होगा कि 18,200 केजी बनेगा, 20,000 का इनपुट करेंगे, 1,800 का लॉस होगा, तो 18,200 केजी हमारे पास आउटपुट आएगी, और वो आ गई 19,000। ये देखें 16 जमा 3 19,000। तो क्या कहना चाहिए, नॉर्मल लॉस को एडजस्ट कर दें। मसला ये है नॉर्मल लॉस एडजस्ट नहीं करता अपने आप को, हमें अब नॉर्मल गेन में एंट्री करनी पड़ती है। हम ये कहते हैं कि जी 1800 का नॉर्मल लॉस है, लेकिन गेन जो है वो 800 का हो गया है, कान को जरा उल्टे तरीके से पकड़ना पड़ता है, इसलिए अब नॉर्मल गेन आता है। ठीक है जी, तो ये अब आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट्स बन गए हैं, इनको आप देख लीजिए कितने बनते हैं। ये बनेगी जी 19, ये 18,200, 17,200। टोटल देख लीजिएगा, अगर कोई गलती मेरे से हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, ये तो होता ही रहता है। ओके जी, उसके बाद अब आपने क्या करना है जी, अब आपने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। अब तो इशू ही कोई नहीं है मेरे ख्याल में, क्वांटिटी शेड्यूल में मिटा देता हूँ, इसी के नीचे आप कंटिन्यू कर लीजिएगा कॉस्ट का। कॉस्ट अब तो मसला ही कोई नहीं मेरे भाई, यही मुश्किल होता है इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालना, कॉस्ट तो बस आपने वैल्यूज ही लिखनी है। अब आपके पास एक मटेरियल है, इसी की कंटिन्यूएशन है जी, मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट। ओके कितनी कितनी कॉस्ट लगी है जी, 36 मिलियन, और कन्वर्जन कॉस्ट 12 मिलियन, ये इस प्रोसेस की कॉस्ट है जी। ओपनिंग भी ऐड कर लें भाई, ओपनिंग का ब्रेकअप उसने 1 में दिया हुआ है 3.6 मिलियन, और इसका 1.4 मिलियन। सवाल में जब नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू आएगी विच इज सोल्ड एज स्क्रैप फॉर ₹400 पर केजी, तो आपने वो अपनी इस कॉस्ट में से लेस करना है। याद रखिएगा जो नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू या नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू होती है वो आपकी कॉस्ट में कमी कर रही होती है। तो सर मुझे बताइए कि नॉर्मल लॉस के कितने यूनिट्स थे जी, नॉर्मल लॉस के कितने थे, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स थे मेरे पास 1800, 400, 400 का एक यूनिट सेल हो सकता है, तो 1800 इंटू 400 कितना बना मेरे भाई, ये बनता है जी टोटल 7,20,000। दोनों में से माइनस कर दूं या एक में से कर दूं, एक में से ही होगा, दोनों में से तो नहीं होगा, मटेरियल में से कर दें, इसमें से ना करें। ले जी अब आपके पास आ जाएगी यहां पर टोटल कॉस्ट
यहाँ पर भी आ जाएगी टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट को डिवाइड कीजिएगा मटेरियल के यूनिट से, इस टोटल कॉस्ट को डिवाइड कीजिएगा कन्वर्जन कॉस्ट से, आपके पास आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट। ये जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी इनको एक्टिव यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास कॉस्ट आ जाएगी टोटल। आपने फिनिश गुड्स के यूनिट्स उठाने हैं, उनके साथ कर देनी है, आपने उसके कन्वेयन कॉस्ट के उठाने हैं, उसके साथ कर देनी है। आगे मेल में सवाल सिंपल है, तो आपका बी पार्ट भी हो जाएगा। ठीक है जी, एंट्रीज आप कर लीजिएगा, एंट्रीज का कोई इशू नहीं है, एंट्रीज आर सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग? अस्तगफिरुल्लाह। लिस्ट एनी 3 एक्सटर्नल बेनिफिट्स ऑफ सच। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? पता नहीं क्या है। ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म्स कैप, फ्लोर एंड कॉलर। अस्तगफिरुल्लाह। सर ये कैफ 8 है जी। कैफ 8 में जब कैफ 8 से कैफ 3 हुआ था तो ये मुश्किल फजूल चीज़ें उन्होंने निकाल दी थी। वैसे तो भी सारा कुछ फजूल ही है, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है, क्योंकि मैं पास कर चुका हूँ। जब आप पास करेंगे तब आप ये बातें किया करें, अभी आप ये बातें नहीं कर सकते। अभी आपने पढ़ना है तो आपके लिए तो बड़ी कमाल की चीज़ है, काम की चीज़ है। ओके, तो सर ये दोनों कैफ 8 से कैफ 3 में जाते हुए निकाल दिए गए थे, तो इसीलिए ना तो आपको ये कभी पढ़ाए गए होंगे और ना कभी आपने ये अल्फाज सुने होंगे, तो छोड़ दें इन्हें। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर अ कैश बजट। सर बजटिंग में निकाल दिया गया है। आगे चलें, अब ये सवाल कराते हुए मुझे शर्मिंदगी होगी। क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन कोई बात नहीं, डिस्कस करने में क्या है, लेट्स डिस्कस इट। आसान सवाल इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। पढ़ें जी सवाल को। सर आप कैमरा ज़रा इधर ही रखिएगा, मेरा चेहरा देख के वैसे भी इन्होंने क्या करना है। मैं ज़रा पानी पी लूँ और आप लोग सवाल पढ़ें जी। अगर हैंडआउट्स हैं आपके पास, पेपर डाउनलोड किया हुआ है तो वहाँ से पढ़ लें, वरना यहाँ से पढ़ लें। ओके जी, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ये सवाल है। प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू इन्वेंट्री। इंतहाई आसान सवाल। ये पेपर वैसे आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। स्टैंडर्ड लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इलेक्ट्रिक ओवंस। इट फॉलोज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड यूजेस वेटेड एवरेज मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। देखिए, इन्वेंट्री सिस्टम कुछ और होता है और कॉस्ट की रिकॉर्डिंग कुछ और होती है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, कॉस्ट को रिकॉर्ड करने का मेथड वेटेड एवरेज है। तो परपेचुअल के अंदर फाइफो भी हो सकता है और वेटेड एवरेज भी हो सकता है। ये सवाल हम डिस्कस करेंगे, बस कुछ ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एसएस रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2021। ओपनिंग इन्वेंट्री कंसिस्टेड ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस उसने आपको दी हुई हैं। एंड पे उसने बोला कि जनरल एंट्रीज कर दें। देखें, आपसे एक मेरी सजेशन होगी आपको कि गलती से बचने के लिए जब भी आपके पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल आए तो आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट ही एंट्रीज नहीं कर देनी। अच्छा, परचेज हुआ 2,80,000 इंटू 7200, डेबिट परचेजेस या डेबिट इन्वेंट्री। चूंकि परपेचुअल है तो फिर मैं डेबिट परचेजेस नहीं करूंगा, डेबिट इन्वेंट्री करूंगा। आई होप आपको परपेचुअल और पीरियोडिक के दरमियान फ़र्क पता है। परपेचुअल के अंदर इन्वेंट्री की प्रॉपर मूवमेंट होती है, पर पीरियोडिक के अंदर इन्वेंट्री की मूवमेंट रिकॉर्ड नहीं करते। चलें बात 1-2 मिनट लगाकर कर ही लेते हैं।
पीरियोडिक के अंदर आप क्या करते हैं, आप सिर्फ परचेज का लेजर बनाते हैं और सिर्फ परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं। आपके पास किसी भी टाइम पे इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि अगर आपने पहले 100 रुपए की चीज़ खरीदी, ये परचेजेस का लेजर है, 100 रुपए की चीज़ खरीदी तो ठीक है जी 100 रुपये, 200 की खरीदी 200 एंटर कर दिया, 50 की खरीदी 50 एंटर कर दिया, बस परचेजेस एंटर करते जा रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे साल के आखिर में आपको बस इतना पता है जी मैंने पूरा साल 350 की परचेज कर ली, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस वक्त मेरे पास कितना स्टॉक मौजूद है, क्योंकि आप इसको सेल भी तो कर रहे हैं, और जब आप इसको सेल कर रहे हैं तो सेल करते हुए आपको पता ही नहीं है कि मेरा कितना स्टॉक जो है वो माइनस हो रहा है, क्योंकि सेल करते हैं तो स्टॉक भी तो जाता है ना, ठीक है, लेकिन आप वो एंट्री नहीं कर रहे। साल के आखिर में आप बैठे हुए हैं, आपको बस इतना पता है कि जी मेरे पास परचेजेस पूरे साल की 350 है। आपके बॉस ने आपसे पूछा हाँ भाई कितना स्टॉक मौजूद है, आप कहेंगे सर जरा 2 महीने दें गिन के आता हूं। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे और पूरे का पूरा स्टॉक काउंट करेंगे। जब आप स्टॉक काउंट करेंगे तो पता लगेगा मेरे पास तो 70 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, 350 का परचेज किया था, 70 का पड़ा हुआ है। तो मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि गालिबन 280 रुपए का स्टॉक मैं सेल कर चुका हूं। पीरियोडिक में ऐसे होता है भाई, ठीक है। हालांकि ऐसा होगा नहीं कि 280 का आपने सेल किया हो, क्योंकि चोरी भी तो हो सकता है 250 का सेल किया हो और 30 रुपए का चोरी हो गया हो, लेकिन चूंकि आपने मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं रखा तो इसीलिए आपको पता ही नहीं है। ओके, तो आपने जो बॉस से 2 महीने का टाइम मांगा होगा और 2 महीने के बाद उसने आपने बताया होगा कि 70 रुपए का स्टॉक मेरे पास मौजूद है, तो कहेगा तुमने इस बात को पता करने के लिए 2 महीने लगा दिए, ये सीए करके आए हो तुम, जाओ मैं तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करता हूं। और फिर आप नारे मारेंगे मुझे क्यों निकाला। ओके, तो लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जाएंगे परपेचुअल पे। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, अब आपकी बात कर रहा हूं, मैं तो वैसे नालायक से इंसान हूं। हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे अब परपेचुअल की। और परपेचुअल में हम नौकरी ज्वाइन करते ही अपने बॉस को कहेंगे सर क्या काम कर रहे हैं, कल को आपको क्या पता कितना चोरी हुआ कितना सेल हुआ, मैं आपके सामने एक नया लेजर बनाता हूं इन्वेंटरी का। अच्छा, वो कहेगा ये क्या भला है, सर देखें जो भी इन्वेंटरी की मूवमेंट होगी वो इसके अंदर रिकॉर्ड होगी, यानी कि डेबिट इन्वेंटरी, जो भी इन्वेंटरी आप खरीदेंगे, अब आप डेबिट परचेज नहीं करेंगे, आप करेंगे डेबिट इन्वेंटरी 100 से 200 से 50 से वटएवर। क्रेडिट कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, उसमें नहीं हम जा रहे। ठीक होगी बात। ओके, एक एक्स्ट्रा काम, अच्छा ये काम आप ना यहां पे भी कर रहे होते हैं, लेकिन यहां पे आप कर रहे होते हैं डेबिट परचेज, लेकिन इधर आप कर रहे होते हैं डेबिट इन्वेंटरी। ओके, उसके बाद आप इन्वेंटरी करते हैं सेल। इस सिस्टम के तहत जब आप इन्वेंटरी सेल करते हैं ना, तो आप सेल की एंट्री क्या करेंगे, डेबिट डेटर या कैश। मिसाल के तौर पे 100 रुपए क्रेडिट सेल 100 रुपए, मेरे ख्याल में सेल की एंट्री तो सबको ही आती होगी। यहां पे जब आप सेल करेंगे ना, तो सेल की सेम एंट्री, वही एंट्री पास होगी, लेकिन इसके साथ साथ एक एंट्री और भी होगी। क्या आपका स्टॉक नहीं निकला, क्या आपकी इन्वेंटरी कम नहीं हुई। आप किसी दुकान पे जाते हैं और दुकान में जाके कोई बिस्किट लेके आते हैं, तो क्या उस दुकानदार की बिस्किट की इन्वेंटरी कम नहीं हो जाती, बिल्कुल हो जाती है। तो अगर इन्वेंटरी उसकी कम हो जाती है तो क्या क्रेडिट इन्वेंटरी नहीं करना चाहिए उसे, बिल्कुल करना चाहिए। और अगर क्रेडिट इन्वेंटरी करना चाहिए तो डेबिट होता है साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स। किस वैल्यू से, 100 से नहीं सर, 100 तो सेल प्राइस है, हमने तो कॉस्ट से करना है मेरे भाई। तो कॉस्ट कितनी होगी जी, जाहिर बात है कोई 60 वाली चीज 100 की बेच रहे होंगे, तो इन्वेंट्री आपकी यहां पे 60 से क्रेडिट हो जाएगी। और जो जो चीज आप सेल करते जा रहे हैं वो आप साथ साथ क्रेडिट करते जा रहे हैं, और आपको साथ साथ पता लगता जा रहा है भाई कि मेरी इन्वेंट्री कम हो रही है, परचेज हो रही है फिर ज़्यादा हो गई, सेल हो रही है फिर कम हो गई। तो साल के आखिर में आप अपने बॉस को बता सकते हैं कि मेरे पास किसी भी टाइम पे कितना स्टॉक मौजूद है। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक, सॉरी परपेचुअल, दिस इज कॉल्ड परपेचुअल। ओके ओके, ले जी, अब इस सवाल में हमने करना क्या है, याद रखिएगा जब भी इस तरह का सवाल है मेरी आपसे गुजारिश है कि कभी भी इस तरह के सवाल की एंट्री साथ साथ मत कीजिएगा, ठीक है।
हमेशा इस सवाल की एंट्रीज आप लेजर कार्ड या बिन कार्ड या कॉस्ट कार्ड, जो भी आप नाम आपने पढ़ा हुआ है, वो बनाकर तो फिर कीजिएगा। ओके, तो सिंपल सा असूल है जी, आपने कस्टमर को जिस रेट पे चीज सेल किया है उसमें तो हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम उस रेट में इंटरेस्टेड हैं जिस रेट पे हमने अपने कॉस्ट कार्ड से इशू किया है। ओके, अगर कस्टमर ने वो चीज रिटर्न कर दी है तो याद रखिएगा कि जब हमने वो चीज इशू की थी, जिस कॉस्ट रेट पे इशू की थी, उसी कॉस्ट रेट पे वो चीज हम वापस करेंगे अपने लेजर कार्ड के अंदर। सेम गोज विद द सप्लायर, कि अगर हमने सप्लायर से कोई चीज किसी रेट पे खरीदी थी, जब हम वो सप्लायर को रिटर्न करेंगे तो उसी रेट पे करेंगे जिस रेट पे हमने उसे रिटर्न की थी, हमने उससे परचेज की थी। ओके, तो जिस पे सप्लायर से आई होगी उसी पे जाएगी, या जिस पे कस्टमर को इशू की होगी उसी पे वापस आएगी। बस एक छोटा सा रूल है, बाकी तो सवाल मेरे ख्याल में सीधा सही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये शायद आप लोग पता नहीं इंट्रो वाले हैं कि एग्जाम्ट वाले हैं, आई डोंट नो कौन से वाले हैं आप, लेकिन बहरहाल ये चीज़ आपने कहीं ना कहीं पढ़ी ही होगी। ओके जी, सबसे पहले उसने बताया कि आपके पास जी ओपनिंग बैलेंस है 2,20,000 यूनिट्स का, जिसकी एवरेज कॉस्ट है 7,000। तो सर ओपनिंग में फॉर्मेट आप ठीक है बना लेंगे, आपके पास क्वांटिटी आ रही होगी, आपके पास रेट आ रहा होगा, आपके पास वैल्यू या अमाउंट आ रही होगी। तो ओपनिंग में आपके पास 2,20,000 की क्वांटिटी मौजूद है जी, किस रेट पे? 7,000 पे। कोई ना कोई वैल्यू आपकी आ ही जाएगी, वो आप वैल्यू देख लीजिएगा। उसके बाद 2,80,000 यूनिट्स परचेज हुए 7,200 पे, ठीक है जी। मजीद आपने परचेजेस की 2,80,000 7,200 पे, ये ओपनिंग बैलेंस है और ये परचेजेस है, ठीक है जी। याद रखिएगा हम वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हैं, जब भी रेट चेंज होगा आपको वेटेड एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। इसको टोटल कीजिए, इसको टोटल कीजिए और इसको इससे डिवाइड करके रेट निकाल लीजिएगा। ओके, शर्मिंदगी हो रही है मुझे पढ़ाते हुए और आपको पढ़ते हुए। उसके बाद है जी 1,80,000 यूनिट्स वर सोल्ड टू खुरम लिमिटेड ऑन 10 फरवरी 2021। ओके, यहां पे आपका जो भी रेट आया होगा, वट एवर द रेट इज ओवर हेयर, उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने सेल की कितनी? 1,80,000 यूनिट्स। तो 1,80,000 यूनिट्स सेल कर देंगे इस रेट पे। तो ये रेट क्या होगा जी? ये रेट हम देख लेते हैं। आई एम फॉर एवर अलोन टूडे। ओके, आप तो हैं ही, आज मैं भी फॉर एवर अलोन हूँ, तो इसलिए आज मुझे वर्किंग खुद करनी पड़ेगी। 2,20,000 इंटू 7,000, तो ये बन जाएगा जी, एक दो स्टेप्स कर लेते हैं ताकि आगे आपको पता लग जाए। 1,540। अच्छा, इसको आप रुपीज़ इन थाउजेंड में ले जाइएगा, ठीक है। मैं असल में इसलिए इस उलझन में नहीं पढ़ता क्योंकि वैसे तो आप बड़े हो गए हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ऐसे ही गलती हो जाती। आप लोग एंड पे जाके जब डिवाइड करना होता है ना तो फिर आप नहीं करते चीज़ें सही तरीके से। तो 2016 000 000, इसको टोटल कर लीजिए, प्लस 1540, ये बनेगा जी 3,556 000 000, ये बनेगा 280 और ये 5 बनेगा गालिबन 5। अब आपने क्या करना है जी, 3556 को डिवाइड कर देना है 5 लाख पे, तो आपके पास रेट आ जाएगा, वेटेड एवरेज रेट 7,112। अब जब आप इन्वेंटरी सेल करेंगे तो इसी 7,112 पे सेल करेंगे। ओके जी, तो कितना सेल किया भाई? 180 इंटू 7,112, ये बनेगा जी 1280 और 160। तो अब मेरे पास इन्वेंटरी निकल गई,
1280 160। याद रखिएगा नेट करने की जरूरत सिर्फ तब पड़ती है जब कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिससे रेट बदल जाए, कोई नई परचेज डिफरेंट रेट पे आ गई हो, कोई पुरानी परचेज हमने रिटर्न कर दी हो तो 7200 पे रिटर्न होगी, या अगर ये सेल वापस होती है तो 7112 पे होगी। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ओके, तो ओके जी। उसके बाद वो कहते हैं जी 5000 डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न बाय केएल ऑन 12 फरवरी। हमने जो यूनिट्स बेचे थे वो रिटर्न हो गए। तो सर जो रिटर्न हुए, मैंने आपसे वही बात की थी कि 5000 यूनिट्स रिटर्न हुए, यानी इन्वेंट्री हमारी ऐड हो गई है तो प्लस होंगे, जिस पे इशू हुए थे उसी पे वापस होंगे भाई, उसी पे वापस होंगे। ये बात आपने जेन में रखनी है। तो ये 7112 पे ही वापस होंगे। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है जी 30% of the defective units were returned to SL had a manufacturing fault and were returned to the supplier। बस यहां पर आके मैं सवाल जो है वो क्या करूंगा जी, देख लूंगा क्या करना है आगे। ये है जी सेल रिटर्न, जो हमने सेल की थी वो वापस हुई। आगे होगी परचेज रिटर्न, जो हमने परचेज की थी वो वापस हुई। वो कहता है कि जो यूनिट्स 5000 आपको वापस आए थे ना, उसमें से 30% के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था, यानी 30% बनेगा 1500। अब याद रखिएगा कि ये 5000 यूनिट्स हमने सेल किए थे, वापस आ गए, हमारी इन्वेंट्री बढ़ गई, लेकिन इसमें से 30% यानी कि 1500 हमने इन्वेंट्री से निकाले और निकालकर सप्लायर को वापस दे दिए। सप्लायर से आए किस रेट पे थे? 7200 पे, तो जाएंगे किस रेट पे? 7200 पे। बस ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है कि हमेशा रिटर्न उसी रेट पे होती है जिस रेट पे वो इशू हुई होती है या इन हुई होती है। अगर हम परचेज रिटर्न की बात करते हैं तो ऑब्वियसली परचेज इन हुई होंगी, उसी पे आउट कर देंगे, और सेल रिटर्न वो उस रेट पे इन करेंगे जिस रेट पे इशू हुई होगी। बस ठीक है, बाकी सवाल के अंदर तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है। वो कहता है जी रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट्स वर डैमेज ड्यू टू मिसहैंडलिंग एट द वेयर हाउस, दीज यूनिट्स वर डिस्पोज्ड ऑफ एज अ स्क्रैप 2000 पर यूनिट। तो ठीक है, 2000 तो सेल प्राइस है। अब आपको करना क्या है जी, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। चूंकि रेट चेंज हो रहा है, तो रेट चेंज हो रहा है तो आपको फिर यहाँ पे नेट ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेट ऑफ करें सारे को, यहाँ से लेके यहाँ तक को एक वैल्यू आ जाएगी, सॉरी क्वांटिटी आ जाएगी, इसको नेट ऑफ करें, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी और एक नया रेट निकाल लें। ठीक होगी बात। उसके बाद उसने बताया कि डिफेक्टिव यूनिट्स जो हैं वो स्क्रैप हो गए हैं। कितने जी स्क्रैप हुए हैं? बकाया, यानी कि 3500। तो 3500 का जो रेट यहां पर आपने कैलकुलेट किया होगा उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, स्क्रैप हो रहे हैं तो निकल रहे हैं, वैल्यू आ जाएगी। ओके, 5000 यूनिट्स वर सेंट टू केएल इन रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न। डिफेक्टिव यूनिट्स, ठीक है, 5000 आके हमने रिप्लेस किए, तो रिप्लेसमेंट में भी हमारी इन्वेंट्री कम होती है, तो 5000। रेट चेंज नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो यही वाला रेट आ जाएगा एज इट इज, वही रेट चल रहा होगा। 1.5 लाख यूनिट्स फॉर सोल्ड ऑन 25 फरवरी, तो आगे 1.5 लाख माइनस हो जाएगा। ऑन 28 फरवरी 21 अ फिजिकल स्टॉक काउंट वाज कैरिड आउट एंड द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड। 4500 यूनिट्स फॉर आइडेंटिफाइड एज ऑब्सोलीट हैविंग अ नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ 6000 पर यूनिट। 500 यूनिट्स फॉर फाउंड मिसिंग। नहीं जी, 500 यूनिट्स गुम हो गए, क्या करना है जी उसका? तो उस 500 को भी लेस कर दें। गुम हो गए तो फिर क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ही है ना, नुकसान हो गया तो इसी रेट पे कर दें, क्या इशू है? जब आप ये सारा कर चुके हैं, सारा नेट ऑफ कर चुके हैं, क्वांटिटी भी आ गई, रेट भी आ गया, वैल्यू भी आ गई, उसमें वो ये बात करता है कि 4500 यूनिट्स वर आइडेंटिफाइड एज ऑब्सोलीट हैविंग एनआरवी ऑफ 6000 पर यूनिट। वो कहता है कि इसके अंदर 4500 यूनिट्स ऐसे थे, ये जो क्वांटिटी हमने यहाँ पे लिखी होगी, इसके अंदर 6000 यूनिट्स थे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 18000 आंसर आता है, 18 में से 6, बाकी 12 की बात नहीं हो रही, 12000 सब अच्छे यूनिट्स हैं, 6000 का मसला है। वो कह रहे हैं कि ये जो 6000 है ना, इनको आप 6000 रुपये का बेच सकते हैं। सर हो सकता है इनकी कॉस्ट निकले 8000, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो सर याद रखिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इन्वेंट्री हमेशा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पर रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, अगर तो आप जब यहाँ पे सवाल मुकम्मल कर चुके हैं और कॉस्ट जो है वो इस 6000 से कम हो, फिर तो कुछ नहीं करना, ऑलरेडी लोअर ऑफ कॉस्ट पे रिकॉर्डेड है।
लेकिन अगर कॉस्ट थी 8,000, 6,000 ये है, तो 2,000 का गैप आ गया। तो आपने 6,000 की इन्वेंट्री को 2,000 से मल्टीप्लाई करना है जितने का नुकसान है, और बाकी को एक्सपेंस के तौर पे कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज कर देना है। ठीक है जी। तो याद रखिएगा, इन्वेंट्री हमेशा लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे होती है रिकॉर्ड। तो जो भी चीज़ इसमें से लोअर होगी, अगर तो कॉस्ट लोअर है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कॉस्ट पे रिकॉर्डेड है। लेकिन अगर एनआरवी लोअर है तो फिर क्या करना है जी, फिर आपको कॉस्ट और एनआरवी का जो डिफरेंस होगा, जितने से कम करने की ज़रूरत है उतने से कम करें और नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें, उतना आपका नुकसान है। ओके जी। आइए जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भी एक इंतहाई आसान सवाल है। सर आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा, ज़रा कैमरा बंद कर दें, मैं ज़रा चार्जिंग पे लगाऊं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। ये भी एक आसान सवाल है, कोई मुश्किल बात नहीं है इस सवाल के अंदर। रिक्वायरमेंट कहता है जी, कंप्यूट प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड्स फॉर शाइन एंड ग्लो, कंप्यूट द प्रोडक्ट वाइज अंडर ओवर एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ब्राइट लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स, शाइन एंड ग्लो। 2 चीज़ें बना रही है। Both these products are processed through 2 production departments A and B, while department X and Y provide services to both the production departments. Below is a summary of the indirect cost incurred by BL for manufacture of 1,00,000 units of Shine and 60,000 units of Glow during the year ended 31 दिसंबर 20। ओके, कुछ पहले थोड़ी सी टॉपिक की 2-4 बातें आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फिर सवाल को करते हैं। देखिए, ये ओवरहेड्स के चैप्टर का सवाल है और ओवरहेड्स के चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। देखिए, मिसाल के तौर पे आपकी एक शॉप है जी बर्गर बनाने की। अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ कि बर्गर की कॉस्ट कितनी है, तो आप ऑब्वियसली कॉस्ट पूरा कारोबार करने के बाद कॉस्ट नहीं निकालेंगे। कॉस्ट आपको पहले निकालनी है क्योंकि आपको उसकी प्राइस डिसाइड करनी है। ठीक है, मैकडॉनल्ड्स जाते हैं तो वहाँ पे प्राइस लिखी होती है। कितने का है सर आजकल? पता नहीं, 700-800 का है। 12 चलें, 700 का अगर है तो कहीं ना कहीं से तो उनको पता ना 700 का कैसे है। कॉस्ट निकाली होगी, वर्किंग की होगी, 700 से कम बनती होगी, तभी 700 का दे रहे हैं। लेट्स अज्यूम आपने सोचा कि बर्गर बनाते हैं, उसमें मटेरियल वगैरह जो चिकन बन वगैरह है वो 100 रुपये का। ओके, फिर एक शख्स उस बर्गर को बना भी तो रहा है, मिसाल के तौर पे 50 रुपये। आपने कहा लो जी 150 रुपये में मेरा बर्गर बन जाता है, तो मैं 160 रुपये इसकी सेल प्राइस रख देता हूँ। ये कॉस्ट हो गई और ये सेल प्राइस हो गई। क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात आपने गलत कर दी है। ये बात आपने गलत कर दी है। क्यों गलत कर दिया है? क्योंकि आप शायद इस चीज़ को भूल गए कि आपके दूसरे अखराजात भी तो हैं। जिस बिल्डिंग में आप बैठे हुए हैं उसकी इंश्योरेंस है, उसका रेंट आपने देना है, बिजली का बिल आपने पे करना है, पानी का बिल आपने पे करना है, गैस का बिल आपने पे करना है। फिर हो सकता है कि उस बिल्डिंग के अंदर कुछ ना कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी होती हो। तो सर ये तमाम अखराजात हैं जो कि आप भूल गए हैं। मिसाल के तौर पे इंश्योरेंस है जी 1,00,000 रुपए की, रेंट है 50,000, इलेक्ट्रिसिटी है जी 20,000, पानी 10,000, गैस भी 10,000 और रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,50,000 और 170, 180, 190 ये भी 10,000। तो सर ये टोटल कोई 2-1 लाख रुपए के खर्चे हैं जो कि आप इग्नोर कर गए। आपने कहा अच्छा 2 लाख के और भी मेरे खर्चे हैं। एक काम करो, पहला बर्गर 150 का पड़ा है, नहीं 150 का नहीं पड़ा, पहला बर्गर मुझे पड़ेगा 2,150,000 रुपए का और ये मैं बेचूंगा 2,20,000 रुपए का। इसलिए जो भी पहला बर्गर लेने आएगा उसको कहूंगा 2,20,000 दो, बर्गर ले जाओ। कैसे होगा? वो अगला बंदा कहेगा 2 लाख का बर्गर। गलत कर रहे हैं आप, ऐसे नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो अपने ये ओवरहेड्स बोलते हैं जी, इनको ओवरहेड्स, इधर उधर के खर्चे जो होते हैं ना, इनको ओवरहेड्स बोलते हैं। इन ओवरहेड्स को आपको हर बर्गर की कॉस्ट में एलोकेट करना पड़ेगा। अब आप क्या किस तरीके से एलोकेट करेंगे? एक आसान तरीकेकार ये है कि आप ये देख लें
कि आपने अगले महीने की बात कर लेते हैं कि आप हर महीने प्राइस डिसाइड करते हैं कि अगले महीने आपने कितने बर्गर बनाने हैं। लेट्स अज्यूम आप कहते हैं जी मैंने तो 20,000 बर्गर बनाने, तो इसका मतलब यह है कि हर बर्गर पे 10 रुपए आएंगे। तो अगर मैं हर बर्गर में 10 रुपए ऐड कर दूं ओवरहेड्स, तो मेरी टोटल कॉस्ट 160 हो जाएगी। अब 160 का खरीद के 160 का बेचना अकलमंदी तो नहीं है, तो फिर आप अपनी सेल प्राइस को रिवाइज करके शायद 200 पे ले जाएं। ठीक होगी बात? ओके, ले जी। अब होता क्या है भाई, आपने दो एजम्पशंस ली हैं। वो दो एजम्पशंस कौन कौन सी हैं? पहली एजम्पशन आपने ली है कि आपका खर्चा होगा 2 लाख रुपए का। देखिए इंश्योरेंस में मान लेता हूं आपको पता होती है, रेंट आपको पता होता है कितना है, बिजली का बिल आपको नहीं पता होता कितना आएगा, पानी का बिल भी आपको नहीं पता होगा कितना आएगा, गैस का बिल भी आपको पता होगा, आपको नहीं पता होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी आपको नहीं पता होगी कितनी होगी, होने को 0 हो जाए, होने को 50 लाख हो जाए, आपको क्या पता। तो इसीलिए ये जो 2 लाख के टोटल ओवरहेड्स आपने निकाले हैं, ये एस्टिमेटेड होते हैं, अंदाजन होते हैं, बजटेड होते हैं। ओके, तो आपने एक अजम्पशन तो इस 2 लाख रुपए की ली है और दूसरी अजम्पशन आपने ली है इस 20,000 यूनिट्स की। ओके, और उस बेस पे आपने हर यूनिट के अंदर 10 रुपए ऐड किए हैं। अब ये तो आपके सामने एस्टिमेटेड चीज है। ये जो आपने 10 रुपए निकाले हैं ना, इसको कहते हैं जी FOH, एब्जॉर्प्शन रेट। हर यूनिट अपने अंदर कितना FOH एब्जॉर्ब करेगा, वो इस 10 रुपए से हमें यह बात पता लग जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं FOH एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक होगी जी बात? अब सवाल मेरा आपसे यह है कि लेट्स अज्यूम एक्चुअली में आपने कितने यूनिट्स बनाए, ये एक अलहदा सवाल है। ये एक अलहदा सवाल है, इसका इससे फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है। मैं मिसाल लेता हूं कि आपने असल में 21,000 यूनिट्स बना लिए। ठीक होगी बात? अगर आपने 21,000 यूनिट्स बना लिए तो आपने तो डिसाइड किया था कि हर बर्गर की कॉस्ट में 10 रुपए आप ऐड करेंगे, और अभी आपको मैं परपेचुअल सिस्टम पढ़ा कर आया हूं कि उसमें हर सेल के साथ एक एंट्री होती है, डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल, क्रेडिट, इन्वेंट्री। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने 21,000 यूनिट्स बनाए तो कॉस्ट ऑफ सेल में 21,000 यूनिट्स इंटू 160, क्या ये आप चार्ज कर रहे होंगे? बिल्कुल यही चार्ज कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ही है। परपेचुअल नॉर्मली फॉलो होता है, 99.9% केसेस में परपेचुअल फॉलो होता है। तो हर सेल के साथ आप ये इस कॉस्ट की वैल्यू से एंट्री कर रहे होंगे। और अगर मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दूं कि 160 तो चले छोड़ें, हम सिर्फ वो रेट्स पे फोकस करते हैं, ये भी तो कॉस्ट ऑफ सेल में जा रहा होगा, क्योंकि 160 के अंदर 10 रुपए शामिल है ना। तो इसका मतलब ये है कि 2,10,000 रुपया आप अब तक कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज कर चुके हैं, एस्टिमेटेड। ओके, इसको बोलते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। ओके जी, अब क्या होगा जी, एक्चुअल बिल आएगा। एक्चुअल बिल आएगा, मिसाल के तौर पे एक्चुअल बिल 2 लाख का ही आया। अब मुझे बताइए, खर्चे आपके 2 लाख के हुए, आपने कितने चार्ज किए हुए? 2,10,000। ज्यादा चार्ज किए हुए, ओवर एब्जॉर्ब किए हुए, कम करने की जरूरत है, तो बस ठीक है जी, 10,000 माइनस कर दें, 10,000 माइनस कर दें, सिंपल। और अगर केस वाइस वर्सा हो जाए, क्या केस हो जाए जी? मिसाल के तौर पे आपके एक्चुअल अखराजात 2 लाख आपने एब्जॉर्ब करवाए हुए 2,10,000, एक्चुअल अखराजात आ गए मिसाल के तौर पे 2,20,000 के। कम एब्जॉर्ब करवाए हुए, ज्यादा एब्जॉर्ब कराने की जरूरत है, अंडर एब्जॉर्ब का केस है, तो सर 10,000 आपको मजीद कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करने पड़ेंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम ओवरहेड में लेके चल रहे होते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट में ना दो तरह से फर्क आते हैं। ये फर्क क्यों आता है भाई? ये फर्क क्यों आया? ये फर्क दो बातों की वजह से आ सकता है। सर आपने दो असम्पशंस ली हुई हैं, अगर तो आप एक्चुअल में भी 2 लाख यूनिट्स ही बनाते हैं और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता भी 2 लाख का एक्चुअल में हो जाता है, तो फिर तो कोई फर्क नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरीके से चीज वर्कआउट करेगी। ये देखें,
मिसाल के तौर पे आपने सोचा कि 20,000 यूनिट्स बनाऊंगा, 2 लाख का एस्टिमेटेड खर्चा है, लेट्स से आपने 20,000 ही बनाए, तो कितने एब्जॉर्ब करवाए होंगे? 2 लाख। ये ओवरहेड्स आपने एब्जॉर्ब करा दिए। एक्चुअल में खर्चा भी 2 लाख का आ गया। एक्चुअल भाई जितने कराने चाहिए थे, ये एक्चुअल है, जितने कराने चाहिए थे उतने ही करा दिए, बस ठीक है। 2 लाख का खर्चा चार्ज होना चाहिए था, 2 लाख मैंने कर तो दिया। ओके, चेंज करते हैं, आउटपुट को चेंज करते हैं। ये पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, अब आपकी आउटपुट 20,000 नहीं 21,000 हो गई। इसमें फर्क आ गया। इसमें कितना चार्ज किया होगा? 2,10,000 चार्ज किया होगा। एक्चुअल बिल लेट्स अज्यूम वो सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। 10,000 से ओवर एब्जॉर्ब है, ले जी, जब पॉजिटिव आंसर आए तो ओवर एब्जॉर्ब। अगर आप एब्जॉर्ब को ऊपर रखें, एक्चुअल को बाद में रखें, तो पॉजिटिव आंसर आए तो ओवर एब्जॉर्ब। ठीक होगी बात। तीसरा सिनेरियो, फर्क आ गया। फर्क आ गया। फर्क क्यों आया? आउटपुट चेंज है। तीसरा सिनेरियो, लेट्स अज्यूम प्रोडक्शन उतनी ही हुई 20,000 जितनी सोची थी, लेकिन एक्चुअल बिल चेंज हो गया। अंडर एब्जॉर्ब 240 कराना चाहिए तो 2 लाख कर दिया। तो सर कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपकी क्वांटिटी सेम हो और आपके एक्चुअल ओवरहेड सेम हो तो कोई फर्क नहीं आता। ओके, एक भी चीज बदल जाए, देखें ये बदल गई, ये सेम है, ये 2 लाख जो सोचा था 2 लाख की है, सर यूनिट्स बदल गए, फर्क आ गया, बिल्कुल आ गया। तीसरे सिनेरियो में यूनिट्स सेम रहे लेकिन बजटेड ओवरहेड चेंज हो गए, फिर फर्क आ गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे तब मेरा अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा, जो एक्चुअल ओवरहेड्स होंगे उसी के बराबर मेरे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होंगे। किसी एक में भी फर्क आ गया तो फर्क आ जाएगा। ठीक होगी बात। आपके लेवल पे दोनों में ही फर्क आएगा, ना आपके ये ओवरहेड्स मैच करेंगे ना ही आपके ये यूनिट्स मैच करेंगे, दोनों में ही फर्क आएगा। तो अगर दोनों में फर्क आएगा तो इसका क्या मतलब है भाई? तो यहां पे तो फर्क आना ही आना है। याद रखिएगा कि आप लोगों ने वेरिएंस एनालिसिस पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। तो वेरिएंस एनालिसिस के अंदर जो आप वो वॉल्यूम वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस पढ़ते हैं ना, एक्सपेंडिचर वेरिएंस या वॉल्यूम वेरिएंस, वो बेसिकली यही होता है कि आप अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकाल लेते हैं टोटल, और फिर ये देखते हैं कि इसमें कितना फर्क यूनिट्स की वजह से आया हुआ है और कितना फर्क ये ओवरहेड्स की प्रोडक्शन ओवरहेड्स की वजह से आया हुआ है। तो वो जो आप बाइफरकेट कर देते हैं वेरिएंस के अंदर स्पेंडिंग और वॉल्यूम के अंदर, वो बेसिकली आप ये देख रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक होगी बात। अब अगला सवाल, ये जो 2 लाख आपने एस्टिमेट किया, ये आप एस्टिमेट कैसे करते हैं? हो सकता है सवाल में ही आपको दी हो, सबसे आसान बात। ओके, उससे पीछे चले जाए। हो सकता है उसने आपको सवाल में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिए हो, हर डिपार्ट, और उसने आपको पूरी कंपनी की कॉस्ट दी हो। देखिए ये जो खर्चे होते हैं ना, सारे फिक्स्ड होते हैं, इसके अंदर वेरिएबल कोई भी नहीं होता। ये सारे के सारे फिक्स्ड अखराजात आपने क्या करने होते हैं जी? ये आपने तमाम डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करने होते हैं जी। कोई ना कोई बेसिस उसने दी होती हैं, उन बेसिस को इस्तेमाल करते हुए आप इन सबको एलोकेट करते हैं। तो मिसाल के तौर पे इन सब की कॉस्ट आपके पास आ जाती है। फिर आगे वो क्या करता है जी? वो कहता है जी इसमें से 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। इसका क्या मतलब है जी? देखिए याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ कोई भी कंपनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की वजह से नहीं चल सकती, कोई ना कोई सर्विस डिपार्टमेंट्स होते ही हैं। मिसाल के तौर पे ये क्लास हो रही है, दिस इज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लेकिन अगर बाहर रिसेप्शन नहीं होगी, किचन में पानी शानी चाय वगैरह सर्विस डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे, तो हम लोग तो नहीं चल सकते। लेकिन सिर्फ वो भी तो नहीं चला सकते ना। तो इसका मतलब ये है कि मेन तो क्लास चला रही है, यानी हम चला रहे हैं, लेकिन हमें साथ किसी लोग बंदों की सर्विस की भी जरूरत है। वो सर्विस डिपार्टमेंट खुद से कुछ नहीं करते, लेकिन हमारे लिए जरूरी है वो। ओके, तो अब जब इन 2 सर्विस डिपार्टमेंट सी और डी, जो पेपर में आपको वो बताएगा कि ये सर्विस डिपार्टमेंट है,
उनकी कॉस्ट आ रही होगी तो उनसे पूछा जाएगा कि भाई ये तुम्हारे पास इतनी कॉस्ट क्यों आ रही है, वो कहेंगे सर हमें क्या लगे, हमें तो आप लोग कहते हैं कि इतने कप चाय के भिजवा दो तो रोज के 1600 कप आप लोग पी जाते हैं, तो कॉस्ट जो है वो तो आप लोगों की वजह से आ रही है ना, हमारी वजह से थोड़ी आ रही है। आप कहेंगे यार बात तो दुरुस्त है, तो फिर एक काम करना चाहिए, ये इनकी कॉस्ट असल में इनकी तो नहीं है, वो तो इनकी है, तो इनको भी इधर फेंक दो किसी सूटेबल बेसिस पे। जब आप इनकी कॉस्ट को इधर फेंकेंगे तो इनकी कॉस्ट मजीद बढ़ जाएगी और ये दोनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि इनकी कॉस्ट उठा के आपने इधर फेंक दी। अब आपके पास ये दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट आ गई, अब आप किसी सूटेबल बेसिस से इसको डिवाइड करेंगे। वो बेसिस कुछ भी हो सकती हैं, यहां पे मैंने बेसिस लिया जी नंबर ऑफ यूनिट्स, ये लेबर आर भी हो सकती हैं, ये मशीन आर भी हो सकती हैं, ये प्राइम कॉस्ट भी हो सकता है, ये मटेरियल केजी भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, सवाल में उसने आपको दिया होगा। जो भी बेसिस होंगे उससे डिवाइड कीजिएगा और आपके पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर बेसिस, अगर बेसिस लेबर आ रहा है तो पर लेबर आर आ जाएगा, बेसिस मशीन आ रहा है तो पर मशीन आर आ जाएगा, और यहां से आप उन प्रोडक्ट्स पे ऐड करते जाएंगे। उस एग्जांपल में सिर्फ एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, यहाँ पे दो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, ये दोनों जाकर प्रोडक्ट में ऐड हो जाएंगे। आपको देखना पड़ेगा कि इस डिपार्टमेंट में कितने लेबर आर लगते हैं, उतने लेबर आर मल्टीप्लाई करके इसके साथ आप प्रोडक्ट में ऐड कर दें, और मशीन आर का रेट है एक प्रोडक्ट को बनाने में कितने मशीन आर लगते हैं, इससे मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें। ठीक होगी बात। ये जी ओवरहेड्स का एक खुलासा था जो मैंने आपके साथ कोई 15 मिनट लगा के डिस्कस कर लिया। अब सवाल है जी, सवाल तो चलें कर ही लेंगे, मेन मकसद रिवीजन क्लास का सवाल करना नहीं होता, वो ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आपके साथ रिवाइज होते हैं, वो मैंने आपके साथ कर लिया। अब मसला क्या है जी, मसला ये है कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कॉस्ट आई है ये किस बेस पे आई है। सर इसकी बेसिस वो आपको सवाल में बताएगा, लेकिन मैं आपको 3 सिनेरियोज बता देता हूं जो कि हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं जी, कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, बिल्कुल सिंपलेस्ट। ओके, दूसरे पे आइए, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, तो ये तो पहले वाला सिनेरियो है जो बिल्कुल पहले वाला है। सर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विसेज दे रहा होगा, ये फर्क है इसमें। यहां पे सी और डी एक दूसरे को सर्विस नहीं दे रहे, यहां पे डी सी को सर्विस दे रहा है। ओके, तीसरे पे आइए, ये तो पहला सिनेरियो बन गया, ये दूसरा सिनेरियो बन गया और ये तीसरा सिनेरियो बन गया भाई। ओके, तो ये 3 सिनेरियोज हो सकते हैं और उसने आपको नॉर्मली परसेंटेजेस दी होती हैं जिनकी बेस पे आप क्या करते हैं जी, आप ये सारे के सारे एलोकेशंस या रीअपोर्शनमेंट इसको बोलते हैं वो करते हैं। ओके, चलें जी सवाल पे आते हैं। ब्राइट लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 2 प्रोडक्ट्स शाइन एंड ग्लो, सवाल हमने पढ़ लिया था। अब सवाल में अगर आप देखेंगे तो इस सवाल में ना चीज़ें थोड़ी सी ऑपोजिट करके दी गई हैं। ऑपोजिट करने से क्या मुराद है जी, ऑपोजिट करने से मुराद ये है कि नॉर्मली हमें वो बजटेड डाटा देता है और बजटेड से हमने मैच करना होता है, इसमें उसने उल्टा हिसाब किया हुआ है। उसने आपको सवाल के अंदर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स यूज्ड बाय बीएल फॉर एलोकेशन टू शाइन एंड ग्लो आर 1800 एंड 1700 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली, उसने ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपको खुद निकाल के दे दिया है। ये जो 10 रुपए है ना, ये चीज, ये वाली चीज, ये उसने आपको खुद निकाल के दे दिया। वो कह रहा है मुझे एक्चुअल निकाल के बताओ कितने हैं, एक्चुअल टोटल पे होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट है तो वो टोटल पे होती है। तो ये जो इसने ऊपर आपको ये बॉक्स में बताया हुआ है कि उसने आपको अखराजात बताए हुए हैं जो कि टोटल इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन मेरे पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं, दो ये। ओके, और एक्स वाई उसने बताया एक्स वाई प्रोवाइड सर्विसेज टू बोथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, ये सर्विस डिपार्टमेंट, तो वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई थी ये वही हो रही है। अब आपने करना क्या है, इन चारों को इन डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करना है। एलोकेट कैसे होंगे, वेरी सिंपल, सैलरीज एंड वेजेस की क्या बेसिस हो सकती हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ही होंगे ना, जहां पे ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे वहां पे ज्यादा सैलरी होगी। टोटल एम्प्लॉयज है मेरे पास 250, ओके, तो 1,15,000 डिवाइड बाय 250 इंटू 150 डिपार्टमेंट ए में, 1,15,000 डिवाइड बाय 250 इंटू 50 डिपार्टमेंट बी में, इसी तरह एक्स में, इसी तरह वाई में। ओके,
डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी को कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ मशीनरी में करेंगे। एक्स वाई में कोई मशीनरी नहीं है तो नहीं करेंगे, ए बी में करेंगे। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि मशीनरी सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही हो, सर्विस डिपार्टमेंट में भी मशीनरी हो सकती है। इस सवाल में उसने नहीं बताई हुई, वो एक अलग बात है। ओके, तो ठीक है जी, ये भी बात हो गई। फिर बिल्डिंग इंश्योरेंस किस बेस पे करेंगे? मेरे ख्याल में फ्लोर एरिया ठीक रहेगा बिल्डिंग इंश्योरेंस के लिए। ये जो फ्लोर एरिया इसने दिया हुआ है, जितनी ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा इंश्योरेंस होगी, इस बेस पे आप करेंगे। उसके बाद एंड पे आप क्या करेंगे जी? इलेक्ट्रिसिटी। ये वैसे तो किलोवाट आवर या पावर कंज्यूम पे होता है, लेकिन सवाल में उसने दिया नहीं हुआ, तो ये भी फ्लोर एरिया पे ही ले जाएं आप। ओके, अब होगा क्या, इन चारों को आपने इन चारों में क्या किया होगा? डिवाइड किया होगा। अब चारों के अंदर वैल्यूज आ रही होंगी, उनका टोटल करें, जैसे मैंने आपको वहां फॉर्मेट में बताया। जब टोटल हो गया तो अगेन बात हुई एक्स वाई से, हाँ भाई तुम्हारे ऊपर इतनी कॉस्ट क्यों आ रही है? सर तुम्हारी वजह से क्यों आ रही है? हम तो ए और बी की वजह से मौजूद है, तो ए और बी में कॉस्ट जानी चाहिए। ए और बी में कॉस्ट कैसे जाए? ये बॉक्स पे आइए, ये देखें, वो कहता है जी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट एक्स। डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट ए को 80% सर्विसेज दे रहा है और डिपार्टमेंट बी को 20% दे रहा है। इसका मतलब यह है कि जो डिपार्टमेंट एक्स का टोटल आया होगा उसमें से 80% चला जाएगा इधर और 20% चला जाएगा इधर, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद आइए जी डिपार्टमेंट वाई पे। डिपार्टमेंट वाई 75% ए को दे रहा है, 15% बी को दे रहा है और 10% एक्स को दे रहा है। सर यहां पे एक टेक्निकल है, मुझे बताइए ये कौन सा केस है? केस 1, केस 2, केस 3? ये शायद केस 2 है। केस 2 में एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, जबकि पहला सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कोई सर्विस नहीं दे रहा। ओके, अब आपने करना क्या है? पहले आपने डिपार्टमेंट वाई की कॉस्ट को उठाना, ए बी और एक्स इसमें एलोकेट कर देना। ठीक होगी बात? जब आप ये एलोकेट करेंगे तो वाई की तरफ से कॉस्ट आएगी जो कि एक्स में भी जा रही होगी, बिल्कुल जा रही होगी। एक्स में जब जारी होगी तो उसके बाद फिर आपने एक्स की कॉस्ट को जो है वो 80-20 में एलोकेट कर देना, ताकि दोनों सर्विस डिपार्टमेंट्स हमारे पहले गो में ही जीरो हो जाए। ठीक होगी बात? बस आपके पास दोनों के ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएंगे। याद रखिएगा कि वो जो आएंगे उनको हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट नहीं बोलेंगे, जैसे मैंने अभी बोला, वो सर एक्चुअल रेट्स हैं, क्योंकि ये एक्चुअल डाटा है, ये आप सारा एक्चुअल डाटा निकाल रहे हैं। ठीक होगी बात? अब आपके पास डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी का एक्चुअल रेट आ गया। अब सवाल ये है कि अब आपने इसको टोटल कैसे करना है? सर मेरे पास ना दो तरह के यूनिट्स हैं, 1 लाख यूनिट शाइन के, 60,000 यूनिट्स ग्लो के। सर मेरे पास जो यहाँ पर डिपार्टमेंट ए और बी की कॉस्ट आएगी ना, वो आएगी टोटल में। ठीक है, वो आएगी टोटल में। बेसिकली ये जो मैंने आपके सामने फॉर्मेट बनाया था उसने यहाँ पर लाकर हमें रोक दिया। ये आपके पास कॉस्ट आ रही होगी एक्चुअल टोटल में। जब ये कॉस्ट आपके पास एक्चुअल आ रही होगी टोटल में, तो अब मुझे बताइए कि आपके पास दो डिपार्टमेंट्स हैं और दो डिपार्टमेंट्स की टोटल कॉस्ट हैं। याद रखिए कि ये जो डिपार्टमेंट ए है ना, इसमें जो हमारी दो प्रोडक्ट्स हैं, शाइन भी बन रहा है, ग्लो भी बन रहा है। इस डिपार्टमेंट में शाइन भी बन रहा है और ग्लो भी बन रहा है, दोनों डिपार्टमेंट्स में दोनों प्रोडक्ट्स अलग बन रही हैं। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि जो डिपार्टमेंट ए की टोटल कॉस्ट है, कितना शाइन कितना ग्लो, कितना शाइन कितना ग्लो, प्रोपोर्शन बेसिस पे उसने बताया हुआ है कि जी 1,00,000 यूनिट शाइन के हैं और 60,000 ग्लो के यूनिट्स हैं। तो सर आपने क्या करना है, जो भी यहाँ पे कॉस्ट आएगी, मैं मिसाल लेता हूँ 5 लाख आती है, आपने 5 लाख को टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 1,60,000 पे डिवाइड करना है और लाख से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर आएगा वो शाइन की कॉस्ट होगी। उसके बाद इसी तरीके से टोटल कॉस्ट 5 लाख है, डिवाइड करना है 1,60,000 से और 60,000 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये ग्लो की कॉस्ट आ जाएगी। तो डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी की टोटल कॉस्ट को आप दोनों में नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस पे एलोकेट कर देंगे। ठीक होगी बात? उसके बाद मेरे ख्याल में ज़िंदगी आसान है, आपके पास दोनों डिपार्टमेंट्स का शाइन भी आ जाएगा, दोनों डिपार्टमेंट्स का ग्लो भी आ जाएगा। टोटल कर दीजिएगा शाइन को, टोटल कर दीजिएगा ग्लो को। जब आप ये काम कर लेंगे आपके पास एक्चुअल ओवरहेड्स आ जाएंगे। एब्जॉर्प्शन उसने आपको बताए हुए कि 1800 पर यूनिट शाइन का है और 1700 पर यूनिट ग्लो का है। सर शाइन के 1800 को मल्टीप्लाई करें जी 1 लाख से एब्जॉर्ब, और 60,000 ग्लो को मल्टीप्लाई करें 1700 से, उसके टोटल एब्जॉर्ब, एक्चुअल और टोटल को मल्टीप्लाई कर दें। बस ये सवाल है। ये मैं इसलिए नहीं करा रहा सवाल कि ये सवाल बहुत आसान है। आपको मैंने कॉन्सेप्ट जो असल मेरी वीन का मकसद था कॉन्सेप्ट, वो मैंने आपको पूरा चैप्टर ही पूरा घुमा दिया उसके अंदर, तो बस ठीक है। छठा सवाल बाद में करेंगे जी, ये हम आज नहीं करेंगे, ये मैंने अभी करानी है, इसको बाद में देखते हैं। आखिरी सवाल है जी क्वेश्चन नंबर 7, आइए इसको देखते हैं। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। आसान तो मैं इसको नहीं बोलूँगा,
लेकिन अगेन जिस स्टूडेंट की अंग्रेजी थोड़ी सी अच्छी है और जो इसको पिक कर गया होगा पेपर के अंदर, वो ये सवाल कर गया होगा। ठीक होगी बात। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ना ये बड़ा इशू होता है कि हमें ना अंग्रेजी समझ नहीं आ रही होती। तो अगर अंग्रेजी समझ आ जाए ना तो क्या ही बात है। आधे स्टूडेंट्स इस वजह से रह जाते हैं कि उनको अंग्रेजी समझ नहीं आती, वरना ऐसा नहीं होता कि कॉस्ट अकाउंटिंग आती नहीं है। सर कॉस्ट अकाउंटिंग मोरलेस जो लोग पढ़ मुनासिब सा पढ़ के जाते हैं ना, उनको कॉस्ट अकाउंटिंग आती ही है, सिर्फ बेचारे रह जाते हैं अंग्रेजी की वजह से। तो माशाल्लाह सबकी अंग्रेजी एग्जाम्प्ट है, फिर भी पता नहीं क्यों रह जाते हैं। तो अंग्रेजी अगर थोड़ी सी सही हो, सवाल समझ आ जाए तो काम चल जाता है। कोशिश किया करें कुछ सवाल को ना 5-6 दफा पढ़ लिया करें, फिर सवाल शुरू किया करें। कंप्यूट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ एफजीएच फॉर नेक्स्ट ईयर। अगले साल की सेलिंग प्राइस निकालनी हमने। 12 नंबर का सवाल है, इतने नंबर का सवाल आसान ही होता है। फाइन लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू मनीष एफजीएच फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 20। 31 दिसंबर 20 का डाटा है जी। सेल के यूनिट्स भी हैं, वैल्यू भी है, पर यूनिट सेल प्राइस आ जाएगी। मटेरियल आ गया आपके पास टोटल पर यूनिट, स्किल्ड लेबर आ गई, सेमी स्किल्ड लेबर आ गई, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ गए। ठीक है जी, 50% वेरिएबल। द मैनेजमेंट ऑफ एफएल हैज डिसाइडेड टू टेक द फॉलोइंग मेजर्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ एफजीएच फॉर नेक्स्ट ईयर। अगले साल की प्लानिंग हो रही है और अगले साल की सेलिंग प्राइस चाहिए। इंक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम बाय 10% टू टेक एडवांटेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। वो कह रहे हैं कि भाईजान अभी आप 5 लाख यूनिट्स बना रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सवाल में नहीं है तो एज्यूम कर रहे हैं जितना सेल कर रहे हैं उतना ही बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन वॉल्यूम 10% से बढ़ा दो, यानी कि 5.5 लाख हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। टू टेक एडवांटेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, करंटली द प्लांट फॉर एफजीएच इज ऑपरेटिंग एट 80% ऑफ इट्स कैपेसिटी। क्या सिग्निफिकेंस है इस लाइन की कि करंटली प्लांट जो है वो 80% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है। तो ठीक है सर, करने दें, हमें क्या लगे इससे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हम बस 50% बढ़ा देंगे, 100 से क्रॉस नहीं होना चाहिए बस। तो मेरे ख्याल में अगर आप इसको देखेंगे कि हम 10% बढ़ा रहे हैं तो चलें 80 से 90 पे जा रहे हैं, ऐसी है नहीं सर, 80 से शायद 88 पे जा रहे हैं। 10% बढ़ा रहे हैं ना, तो कैपेसिटी हमारी 10% बढ़ रही है, 12 इररेलेवेंट, 100 के अंदर होने चाहिए। फिर वो कहता है जी परचेज 60% ऑफ मटेरियल फ्रॉम एफएल्स एसोसिएटेड कंपनी दैट हैज ऑफर्ड अ बल्क डिस्काउंट ऑफ 5%। वो कह रहा है अभी जितना मटेरियल परचेज कर रहे हो ना, इसका 60% एसोसिएटेड कंपनी से परचेज करो, जो कि आपको बल्क डिस्काउंट दे रही है 5% का। रेट जो आपका 30 पर केजी आ रहा है ना मटेरियल का, ये 5% नीचे गिर जाएगा। लेकिन एडिशनल वेस्टेज फ्रॉम दिस मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू बी 1%। लेकिन वो कहता है कि भाईजान एडिशनल वेस्टेज जो है ना वो 1% हो जाएगी, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, 1% ज़्यादा मंगवाना पड़ेगा, ग्रॉसअप करना पड़ेगा। ज़्यादा मंगवाएंगे, ज़्यादा पैसे खर्चेंगे तो उतना बचेगा ना जितना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है। ओके कर लेते हैं। रिप्लेस 40% ऑफ द स्किल्ड लेबर विद सेमी स्किल्ड लेबर। वो कहते हैं ये जो स्किल्ड लेबर है ना, क्वालिफाइड सीएस 125 रुपया पर घंटा लेते हैं, इनको ना रिप्लेस कर दो किनसे, सेमी स्किल्ड, आर्टिकल्स कंप्लीटेड लेकिन अभी पेपर पास नहीं है उनके साथ। इट इज एस्टिमेटेड दैट सेमी स्किल्ड विल टेक 30% मोर टाइम टू डू द वर्क ऑफ स्किल्ड लेबर। वो कहता है ठीक है 40% घंटे स्किल्ड लेबर के उठा के सेमी स्किल्ड में फेंक दो, लेकिन फिर वो लोग 30% वक्त ज़्यादा लेंगे। तो 40% घंटे स्किल्ड वालों के निकाल के सेमी स्किल्ड में फेंक रहे, उसको 30% बढ़ाना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ऑल कॉस्ट विल बी 10%। देख लेते हैं। एफएल मैनेजमेंट ऑल्सो वांट्स टू मेंटेन द सेम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इन 2021 एज द प्रीवियस ईयर। वो कहते हैं ये जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है ना 14,000 25% बन रहा है गालिबन, ये 25% मार्जिन ही आपने अगले साल भी कमाना है। तो सर मेरे लिए तो जिंदगी उसने ये लाइन कह के ना आसान कर दी। मैं क्या करूंगा, मैं इन तीनों पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करूंगा इसके अंदर, अगले साल की एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकाल लूंगा और कॉस्ट निकालने के बाद उसमें 25% मार्जिन ऐड करके तो मैं सेल प्राइस निकाल लूंगा। सर मेरी तो जिंदगी आसान हो गई। ठीक है जी, काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मटेरियल की बात कर रहा है। अब मटेरियल जी दो तरह से आएगा, मटेरियल की कैलकुलेशन अब दो तरह से होगी। सवाल यह है कि अभी कितना मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, उसने ज़रा मुश्किल तरीके से किया हुआ है, मैं आपको ज़रा आसान तरीके से करा देता हूँ। देखिए
22,500 टोटल कॉस्ट है और 30 पर केजी है। सवाल मेरा आपसे यह है कि टोटल केजीज कितने इस्तेमाल हुए होंगे, डिवाइड बाय 30। सर टोटल 7.5 लाख केजीज जो है वो इस्तेमाल हुए। ठीक होगी बात? ओके, अब बात को ध्यान से समझिएगा। अब एक काम करते हैं भाई, अब उसने सवाल में मुझे यह बताया हुआ है भाई कि मैंने 60% मटेरियल जो है वो खरीदना है अपनी एसोसिएटेड कंपनी से, तो बाकी का 40% कहां से खरीदना है? बाकी का 40% मैंने उसी से खरीदना है जिससे मैं अभी खरीद रहा हूं। तो ठीक है भाई, क्या करेंगे जी? अब इसका 60%, इसका 40%। तो देखिए जी, इसका 60% और 40% कितना बनता है जी? 7.5 लाख का 60% बनता है जी 4.5 लाख। ये आप खरीदेंगे एसोसिएटेड कंपनी से, और ये 3 लाख ये आप खरीदेंगे एग्जिस्टिंग से। लेकिन सर कुछ लवाजमात भी हैं। क्या लवाजमात हैं जी? पहले बात करते हैं जी एसोसिएटेड कंपनी से। एसोसिएटेड कंपनी से हम क्या बात करते हैं जी? हम उससे बात करते हैं कि जी 5% डिस्काउंट भी दो, लेकिन एडिशनल वेस्टेज भी होगी 1%। तो सर पहले क्वांटिटी को तो सीधा करें ना। सर ये वेस्टेज है जी 4,50,000 नेट चाहिए मुझे, 1% वेस्ट होगा, तो कितना मंगाऊंगा कि 1% जाया भी हो जाए तो मेरे पास उतना बचे, 4.5 लाख बच जाए। तो 4.5 लाख, तो अगर आप इतनी क्वांटिटी मंगवाएंगे 454,545, सर इतने केजीज मंगवाएंगे ना, इसमें से 1% लॉस होगा तो 4.5 लाख बचेगा जो कि आपको चाहिए। ठीक होगी बात? फिर जब आप इतना मंगवाएंगे तो सवाल मेरा आपसे ये है कि इसका रेट क्या है? सर नॉर्मल रेट आपका चल रहा है 30 रुपए, लेकिन आपको 5% डिस्काउंट भी है ना, 5% डिस्काउंट है। तो अगर 5% डिस्काउंट है तो इसका मतलब है इसको आप 0.95 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप ये मैथमेटिक्स आपको आती है। 0.95 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक मसला और भी है, आप अपनी क्वांटिटी को 10% इंक्रीज कर रहे हैं। प्रोडक्शन क्वांटिटी अगर 10% इंक्रीज हो रही है तो फिर मटेरियल की क्वांटिटी भी तो 10% इंक्रीज होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चलें जी, ये तमाम चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं जी, देखते हैं क्या आंसर आता है। 230, तो आंसर आपका आ रहा है जी मोटा मोटा 14,250। ठीक है जी, रुपीज इन थाउजेंड में सवाल को ले जाते हैं तो 14,250 ले जी। ये आपके पास पहली मटेरियल की कॉस्ट आ गई आपकी एसोसिएटेड कंपनी से। ठीक होगी बात? उसके बाद बाकी मसला रह गया बाकी 40% मटेरियल का। कोई वेस्टेज नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, जो एग्जिस्टिंग काम चल रहा है उसी को चलाते रहें। 3 लाख इंटू 30 जो रेट है, लेकिन चूंकि प्रोडक्शन 10% बढ़ रही है तो मटेरियल की कंजम्पशन भी 10% बढ़ेगी, तो इंटू 1.1। तो करें जी मल्टीप्लाई इसको, देखिए क्या आंसर आता है। 9900, 9900 रुपीज़ ये आगे जी कॉस्ट। तो अगर मैं मटेरियल की कॉस्ट की बात करूं, 1+2 करें हम, 1+2, तो ये बन गया जी 9900 जमा 14,250। टोटल करके देखिए क्या कॉस्ट आती है, 24,150, 24,150। ठीक है जी, मटेरियल का मसला तो खत्म हुआ। आइए जी अब लेबर पे डिस्कस करते हैं। रिप्लेस 40% ऑफ द स्किल्ड लेबर विद सेमी स्किल्ड लेबर। वो कहता है जो एग्जिस्टिंग स्किल्ड लेबर है ना, ये 40% जो है ना उधर ले जाओ। ओके, इट इज एस्टिमेटेड दैट, चलें छोड़ें इसको बाद में करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले देखते हैं जी लेबर, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड। स्किल्ड लेबर की बात की जाए 10 मिलियन जी,
रेट है जी 125, सेमी स्किल्ड पे है 5 मिलियन, रेट है जी 100। ओके जी, चले देखते हैं जी कितने कितने घंटे चाहिए, घंटे निकालने की जरूरत करते हैं। अस्सी हजार घंटे चाहिए स्किल्ड लेबर के। अस्सी हजार घंटे चाहिए किसके, स्किल्ड लेबर के। और सेमी स्किल्ड के कितने चाहिए जी, मेरे ख्याल में सेमी स्किल्ड को ना अभी एज इट इज जाने दें, इसको भी एज इट इज जाने दें, अभी हम सेमी स्किल्ड को नहीं लेके चलते हैं। वो कहता है भाईजान इस स्किल्ड को ना दो हिस्सों में डिवाइड करो, 40% ऑफ स्किल्ड लेबर विद सेमी स्किल्ड, इसका जो 40% है ना वो इधर सेमी स्किल्ड में ऐड कर दो, और जो 60% है ना वो इधर ही पड़ा रहने दो। ठीक है जी, पड़ा रहने देते हैं इधर ही। पहले जो 60% उधर ही पड़ा हुआ है वो कितना बनता है जी, 80,000 का 60% कितने बने जी, 48,000 घंटे बने। और जब 48,000 घंटे बने तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि 10% हमारा प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर 10% हमारा प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो लेबर के घंटे भी 10% बढ़े, तो ये बनेंगे जी 52,800 घंटे। और अगर 52,800 की बात की जाए, ओके जी, 60% बात करें तो 52,800 घंटे तो स्किल्ड लेबर नहीं लगाने, 10% घंटे बढ़ जाएंगे क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रही है, और रेट इनका है जी 125, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो सर आपकी जो वैल्यू आएगी रुपीज इन 1000 में वो आएगी 6.6 मिलियन। ठीक होगी बात। अब आ जाइए बाकी के 40% घंटे जो कि हमने कहां पे लगाने हैं, जो कि हमने सेमी स्किल्ड से लगवाने हैं। अब इसमें दो मसले हैं मेरे भाई। एक मसला तो इसमें यह है कि 80,000 का 40% बनता है जी 32,000, ये 32,000 आ जाएगा इधर। ओके जी, जब ये 32,000 घंटे इधर स्किल्ड सेमी स्किल्ड में आ जाएंगे, सेमी स्किल्ड अगेन 10% प्रोडक्शन बढ़ रही है तो ये 10% घंटे भी बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। फिर उसने सवाल में बताया, यहां पर देखें कि विल टेक सेमी स्किल्ड लेबर विल टेक 30% मोर टाइम टू डू द वर्क। सर इन पे अब वो 30% ज्यादा वक्त लगाएंगे, और जब ज्यादा वक्त लगाएंगे तो रेट इस पे क्या लगेगा, सर वो तो उनका जो 100 रुपया है वो ही लगेगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गई जी सेमी स्किल्ड की वर्किंग। तो सेमी स्किल्ड को अगर कैलकुलेट करना चाहें हम, 32,000 इंटू 1.1 इंटू 1.3 इंटू 100, ओके, तो ये आपके पास बन गया जी 4576, ओके जी, रुपीज इन 1000। जो एग्जिस्टिंग सेमी स्किल्ड के चल रहे हैं वो तो ऐसे ही चल रहे हैं भाई, इसको तो मेरे ख्याल में इस तरह भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलें बाकियों के घंटे निकाले हैं तो चलें इसके भी घंटे निकाल ही लेते हैं। 50,000 घंटे ये आर्स आ गए। जब ये आर्स आ गए तो आपको पता है कि जी 10% प्रोडक्शन बन रही है तो 10%, और रेट कितना है जी 100, तो 50,000 इंटू 1.1 इंटू 100 ये बनेगा जी 5.5 मिलियन, यानी 500। तो सर ये दो मेरी सेमी स्किल्ड की कॉस्ट हो गई, और वो मेरे पास स्किल्ड लेबर की कॉस्ट हो गई। तो स्किल्ड की अगर बात की जाए 6600, और सेमी स्किल्ड मेरे पास दो हैं जी, इन दोनों को टोटल कर लें, 5500 जमा 4576, ये बन गया जी 10075। बस जी सवाल तो मुक गया, अब सवाल में कुछ भी नहीं है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स 4500 में से 50% वेरिएबल है। याद रखिएगा जब भी लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ता है तो लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ने के साथ हमेशा वेरिएबल भी बढ़ते हैं। तो 4500 का 50% वेरिएबल है, प्रोडक्शन 10% बढ़ रही है तो हम भी इसको 10% बढ़ाएंगे। ठीक है, ये वेरिएबल की बात हो रही है। जब बात आएगी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की
इनका क्या करना है जी? इनके बारे में हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा कि चूंकि हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो फिक्स्ड वहीं के वहीं है जी, इसमें तो कोई तब्दीली नहीं आती, लेवल ऑफ एक्टिविटी जहाँ पे मर्जी चला जाए ये वहीं के वहीं रहेंगे। तो बाकी का जो 4500 का 50% होगा वो फिक्स कॉस्ट होगा। ये 2250 बनता है, ये देख लें कितना बनता है जी। तो 4500 इंटू 50 इंटू 1.1 2475 बनेंगे जी हमारे वेरिएबल के। ठीक है जी। अब इनको करेंगे हम टोटल। जब हम इनको टोटल करेंगे तो टोटल करके कॉस्ट कितनी आएगी जी? 24150 प्लस 6600 प्लस 10075 प्लस 2475 प्लस 2250। सर टोटल कॉस्ट आ गई 45550। लेकिन इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ऑल कॉस्ट वुड बी 10%। इन्फ्लेशन से कॉस्ट बढ़ेगी भी तो सही। एड इन्फ्लेशन, जब आप 10% इसमें ऐड करेंगे तो 45,550 4,555 और मेरे पास ये कॉस्ट आ जाएगी 50,105 इन्फ्लेशन मिला के। अच्छा याद रखिएगा कि ये जो मैंने हर जगह ये 10% बढ़ाया हुआ है ना, ये 10%, ये 10%, ये 10%, ये इन्फ्लेशन का 10% नहीं है। ये जो मेरी क्वांटिटी 10% इंक्रीज हुई है ये उसका 10% है, तो इनको मिक्स मत कर दीजिएगा। ओके, अब सवाल ये है कि ये है कॉस्ट और उसने क्या है कि आपने ग्रॉस मार्जिन जो है 25% मेंटेन करना है। 25% कैसे आया जी? पिछले साल का 14,000 डिवाइड बाय 56,000, ये उसने बोला हुआ है। एफएस मैनेजमेंट ऑल्सो वांट्स टू मेंटेन द सेम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। जब मार्जिन की बात होती है ना वो हमेशा सेल पे कैलकुलेट होता है। तो सर क्या तरीकेकार होता है? मेरे ख्याल में कॉस्ट के अंदर कोई ग्रॉस मार्जिन ऐड होता है तो सेल्स आ जाती हैं। कॉस्ट मेरी कितनी है जी? कॉस्ट है जी 50,105। सेल्स को मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूं तो फिर ये कितना होगा? ये होगा 0.25x, 25% ऑफ x। ओके, तो 50,105 इज इक्वल टू 0.75x, उधर जाके माइनस हो जाएगा और यहां से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 50,105 डिवाइड बाय 0.75 तो आपके पास सेल्स आ जाएंगी 66,807। और याद रखिएगा कि रुपीज़ इन थाउजेंड में हम चल रहे हैं तो इसके आगे आप 000 लगा सकते हैं। इतनी टोटल सेल्स हैं। मैंने यूनिट्स कितने बनाने हैं जी? 5.5 लाख। तो तकरीबन कोई 121.46 के करीब आपकी सेल प्राइस बनेगी। नहीं जी, ये सवाल आपका इस तरीके से होगा। ठीक है जी, सो दैट वाज इट। एक सवाल इस पेपर का रह गया, वो इंशाल्लाह फिर हम प्लान करके तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा कि कॉस्ट का जो पेपर है, मैं ये बात वैसे पहले कर चुका हूँ, मैं दोबारा आपके साथ 2-4 मिनट लगा के ये बात कर लेता हूँ। देखिए कॉस्ट का पेपर ना पहले कैफ 8 के तौर पे टेस्ट होता था, लेकिन अब ये कैफ 3 हो गया और कैफ 3 में स्टूडेंट उतना मेच्योर नहीं होता जितना कैफ 8 में होता था। कैफ 8 के जो 2 पेपर थे वो उसने थोड़े से मुश्किल बनाए हुए थे, लेकिन जो अभी रिसेंट टाइम में कैफ 3 का पेपर आया है वो निस्बतन आसान था, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं ऑलरेडी आप तक पहुंच चुका है वो। अब मसला ये है भाई कि क्या इस अटेम्प्ट में भी कैफ 3 वाला पेपर आएगा या कैफ 8 वाला पेपर आएगा? तो सर इस बारे में अभी कोई ख़त्मी बात नहीं की जा सकती। यह जब तक 4-5 अटैम्प्ट्स नहीं गुजरेंगी, जब तक एक रिदम नहीं बन जाएगा, तब तक हम ये बात दावे से नहीं कह सकते कि वो पेपर का लेवल किस तरीके का बना रहा है। क्योंकि बाकी पेपर्स के भी नंबर्स तो चेंज हुए हैं, लेकिन अन्नी मचाई हुई है उसने उसके अंदर। ठीक है, टैक्स के पेपर की बात करूं तो उसमें उसने कोई ऐसी बात नहीं की कि जी पहले ये कैफ 6 था अब ये कैफ 2 हो गया तो चलो मैं कुछ आसानी कर दूं, ऐसा नहीं है। तो हो सकता है बाय चांस से पिछली अटैम्प्ट का पेपर आसान आ गया हो, आगे ऐसे ना हो। बहरहाल हम तो मुकम्मल डिफ़िकल्टी लेवल के लिए तैयार हैं, तो इसीलिए आपने तैयारी बिल्कुल उसी लेवल पे करनी है जिस लेवल पे आप करते आए हैं, जिस लेवल के आपको सवाल कराए जा रहे हैं। ये नहीं सोचना कि भाई आसान पेपर आ रहा है तो चलें आसान ही आएगा। दूसरी बात ये
कि पेपर करते हुए मुकम्मल तरीके से उसको प्लीज़ पढ़ा करें, अच्छे तरीके से पढ़ा करें, 5-6 दफ़ा पढ़ लिया करें, क्योंकि सवाल अगर ये 12 नंबर का सवाल था तो अगर आप इसको 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20-22 मिनट आएंगे। सर 20 मिनट में से अगर आप कोई 10 या 12 मिनट भी सवाल को पढ़ते रहेंगे ना, 4-5 दफ़ा पढ़ लेंगे, तो मेरे ख्याल में ये तमाम चीज़ें आप प्लान कर लेंगे। जब आप प्लान कर लेंगे ना तो मेरे ख्याल में ये कॉपी पे लिखने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 15 मिनट तो मुझे समझाते हुए हो गए, इस सवाल को हमने 15 मिनट में किया है कि 15-20 मिनट, चले 20 मिनट हो गए होंगे, 20 मिनट में मैंने ये समझाया भी आपको साथ। लेकिन जब आप पेपर में खुद कर रहे होंगे तो 10 मिनट में समझ के आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे सवाल करने में, तो टाइम आपका फिर भी बच जाता है। तीसरी बात, ये मेरी रिकमेंडेशन है, आगे आपकी मर्जी। पेपर में कभी भी मुश्किल और लंबा सवाल पहले मत उठाइएगा। जो आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है उसमें ना बस आप सवाल की रिक्वायरमेंट्स को पढ़ा करें, तमाम सवालों की आपको पता लग जाता है किस किस टॉपिक से सवाल है, और उसी वक्त आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं भाई कौन सा सवाल मैंने पहले करना है। उन 15 मिनट्स में ना उस सवाल को करें और उसी की प्लानिंग करें, उसी सवाल की आप प्लानिंग करें, और जैसे ही आपको 15 मिनट वो मतलब ख़त्म हो जाए और आपको वो लिखने की इजाज़त मिल जाए तो आप फिर वो वाला सवाल जो है वो शुरू करें। जब आप वो सवाल शुरू करेंगे ऑलरेडी प्लान होगा तो जल्दी से वो सवाल आपका हो जाएगा, वक्त बच जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे फिर कोई एक मुनासिब सा सवाल करें। मेरा मशवरा ये होगा कि मुश्किल सवाल को दूसरे नंबर पे भी मत उठाएं। तो जब आप 2 सवाल कर चुके होंगे, कुछ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो चुका होगा, कुछ नंबर भी आपको पता लग रहा होगा कि चलो यार 25-30 में से कोई 20-22 नंबर तो आ ही जाएंगे, कोई 30 नंबर का पेपर हो गया मेरा, टाइम भी काफ़ी बचा हुआ है अभी। फिर तीसरे नंबर पे आपको मुश्किल सवाल उठाना चाहिए, ताकि जो वक्त आपने पहले दोनों सवालों से बचा लिया, जो कॉन्फिडेंस आपने गेन कर लिया, उसको आप तीसरे पे अप्लाई करें। जब आप तीसरा सवाल करेंगे वो वक्त से ज़्यादा वाला भी होगा, क्योंकि पेपर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि अगर 7 सवाल है ना तो कि 2 सवाल बड़े मुश्किल होते हैं, बड़े लंबे होते हैं, 2 सवाल बिल्कुल ही आसान होते हैं, और 2-3 सवाल मुनासिब वाले होते हैं। तो इसलिए मुनासिब वाले पहले कर लें, फिर मुश्किल वाला करें, फिर बिल्कुल ही आसान वाला करें। क्योंकि जब आप मुश्किल वाला सवाल कर रहे होंगे ना तो आपको कम से कम जहन में ये होगा कि यार चलो कोई बात नहीं, अगर ये कोई 2-4-5 मिनट ऊपर निकल भी गया ना तो इसके बाद एक बहुत आसान वाला सवाल मुझे आता है जो पड़ा हुआ है, जिसको करके मैं वक्त बचा लूँगा। तो आप फिर उसके बाद वो बिल्कुल आसान वाला सवाल करेंगे। उसके बाद लास्ट में फिर आप मुश्किल, सेकंड लास्ट में आप फिर मुश्किल वाला उठा लें। तो बेसिकली ये वो काम है जो मैं करता था, जो मेरे दोस्त वगैरह किया करते थे। हो सकता है आप इससे बेहतर स्ट्रेटजी बना सकते हो, तो दैट इज़ अप टू यू। तो बस ये मुश्किल सवाल पहले मत उठाइएगा, नींद पूरी करके जाइएगा पेपर के अंदर। बस कोई नया सवाल पेपर की छुट्टियों में करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो सवाल आपने सितंबर के फर्स्ट वीक शुरू होने से पहले पहले जो आपने कर लिए होंगे बस काफ़ी हैं। पेपर में कोई नया सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नहीं होगा फिर डीमोटिवेट होकर बैठ जाएंगे आप लोग। नींद पूरी करके जाइएगा, पेपर से पहले भी कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई तीर नहीं मार लेंगे आप 15 मिनट के अंदर। पूरा बैच कुछ नहीं पढ़ा तो 15 मिनट में कोई झंडे नहीं गाड़ लेंगे आप, या एक रात पूरी रात जाग के आप कोई झंडे नहीं गाड़ लेंगे। ये बात जहन में रखिएगा कि अगर 6 माह नहीं पढ़ा ना तो आखिरी रात भी कुछ नहीं होना। ओके, तो ये बस एक छोटी छोटी चीज़ें थी जो आई थॉट कि मैं आप तक पहुंचा दूं, अगर आप तक नहीं पहुंची तो ठीक है जी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा, अल्लाह ना करे कि कॉस्ट में मुलाकात हो। आगे मैं वैसे किसी ग्रुप का पेपर नहीं पढ़ाता तो मुलाकात तो आपसे नहीं हो पाएगी, लेकिन क्लास के अंदर वैसे जहाँ पे भी आपको ज़रूरत हो आई एम अवेलेबल। सवाए पेपर के 9 बजे से लेके 12:15 तक के टाइम पे मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। उन 3.25 घंटों में आप होंगे और आपका खुदा आपके साथ होगा। इंशाल्लाह आपकी फुल मदद करेगा। दुआओं के साथ जाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। इंशाल्लाह कोई मसला मसाइल हो तो आई एम अवेलेबल। मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।